हेलो एवरीवन गाइस, सो कैसे हो आप सब। आज हमको देखना है अपने चैप्टर नंबर 15 का पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इसका पार्ट नंबर 2 आज हमें देखना है। आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। मेरा नाम है प्रशांत। आप मुझे इंस्टाग्राम में चाहो तो फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे फिजिक्स का पार्ट नंबर 2 है, मतलब चैप्टर नंबर 15 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में ऑलरेडी हमने बहुत सारे बेसिक्स देखे हैं, लाइक डेल्टन्स एटॉमिक थियरी। ठीक है, ये हमने देखा। फिर हमने थॉमसन्स का जो हमारा थियरी था उसे हमने देखा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने रुदरफोर्ड एंड गिगर मार्सडन उनकी थियरी को देखा। फिर एग्जैक्टली एटम का स्ट्रक्चर कैसा था, इलेक्ट्रॉन उनके अगल बगल घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी पसेस करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। ठीक है, उसके बाद गाइज हमने रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल देखा है ना। फिर उनकी कुछ एक्सेप्शंस जो थी, उनकी मतलब लिमिटेशंस जिन्हें हम कहते हैं, तो उसे भी हमने देखा था अपने रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की एट द एंड तक। अब हम आज देखने वाले हैं अपना बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसे कहते हैं हम बोर एटॉमिक मॉडल। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, और ऐसा माना जाता है कि एटम को सबसे बेस्ट इन्होंने डिफाइन किया था, बट इनमें भी कुछ लिमिटेशन एट द एंड आएंगी और हम उसे देखेंगे। तो गाइज इन्होंने जो चीज़ें बताई ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई होप गाइज आपका ये आज का जो हमारा वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट ही वाला पार्ट बनने वाला है। तो एक भी चीज़ें मिस मत करना, पूरा वीडियो जरूर वॉच करना। एक रिक्वेस्ट होगी सबसे पहले कि आप अपने बगल में बुक्स को जरूर रख लीजिएगा। जो फिजिक्स की आपके बगल में बुक होगी उसे आप लोग ना अपने बगल में जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो बोर एटॉमिक मॉडल ना क्या किया इन्होंने, जो बोर थे इन्होंने क्या किया, नील्स बोर इनका फुल फॉर्म है, नाम इनका जो पूरा नाम है नील्स बोर है। ठीक है, सो बोर ने क्या किया, जो भी रुदरफोर्ड ने बताया था ना उसी एटॉमिक मॉडल को इन्होंने जस्ट मॉडिफाई किया है। रुदरफोर्ड ने क्या किया था, जस्ट प्रैक्टिकली बताया था कि हमारा जो एक मैटर वाला पार्टिकल है वो हमारे मिडल में था गोल्ड फॉइल के, और वहाँ से लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो गई थी, ऐसे आकर के रिफ्लेक्ट हो गई थी, और जिस भी चीज़ से टकरा करके वो रिफ्लेक्ट हुई थी वही चीज़ हमारी, वही पार्टिकल हमारा न्यूक्लियस था जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसके अगल बगल इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं और वो रिवॉल्व करते हैं। यही बातें हमारे रुदरफोर्ड ने बताया था। लेकिन अभी बोर्स ने क्या बोला कि यार इस चीज़ से तो हम दुनिया में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे चीज़ों को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, बोर ने क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, और क्वांटम फिजिक्स गाइस आपको लगता रहेगा बहुत हार्ड है, बट बहुत ईजी बनने वाला है। अभी आपको बहुत अच्छे समझ में भी आएगा। अगर आपका माइंड मतलब गुजरातियों जैसा है तब तो समझ लो कि आप अच्छा खासा कैलकुलेट कर सकते हो। बस कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, सो क्वांटम फिजिक्स जो है ना बहुत ही आसान है, और इसी का इस्तेमाल हमारे बोर ने किया टू डिफाइन और टू मॉडिफाई द रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब इस मॉडल में इन्होंने किया क्या, मतलब देखो एक लिमिटेशन इन्होंने बता दी, जो भी हमारे रुदरफोर्ड के इसमें था एक लिमिटेशन इन्होंने बता दी। हमारे रुदरफोर्ड ने यार क्या बोला था कि जो, या फिर हमारे मैक्सवेल, मतलब ये तो चलो ठीक है, रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को इन्होंने मॉडिफाई किया क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से। अभी हम उसको देखेंगे भी, डोंट वरी। इन्होंने तीन तीन पोस्टुलेट्स दिए थे, लेकिन जो मैक्सवेल थे ना, मैक्सवेल ने भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी। ठीक है, किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है इस तरीके से हमारा ऑर्बिट्स रहते हैं, है ना, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जब तक रिवॉल्व करता है तब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बाहर एमिट करता है, ऐसा हमने देखा था। अगर आप बाहर से कोई इसमें एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, यही हमारे मैक्सवेल ने बताया था। लेकिन यार मैक्सवेल ने ये तो नहीं कहा था ना कि अगर हमारा ऑर्बिट जो रहेगा उसके पास एनर्जी स्टेबल है, मतलब उसको किसी एनर्जी की जरूरत बाहर से पड़ेगी ही नहीं, उसके पास पहले से ही एनर्जी है। तो ऐसा उन्होंने नहीं बताया था कि जब वो हमारा ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट रहेगा, उसके पास बराबर अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी, तो फिर हमारा इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर को अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट करेगा, क्योंकि वो स्टेबल है तो उसको क्या फर्क पड़ता है इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी एनर्जी गेन करने की। ये बात हमारे मैक्सवेल ने नहीं बताया, इसी चीज को हमारे बोर ने बताया कि इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं वो कभी भी डज नॉट लिखा है, डज नॉट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन तो एमिट करते हैं, बट अगर किसी इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहा है अगर वो ऑर्बिट स्टेबल है तो वो कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर एमिट नहीं करेगा। समझ गया, ऐसा इन्होंने बताया। मतलब मैक्सवेल के एटॉमिक मॉडल में भी इन्होंने गलतियां निकाल दी। चलो देखेंगे आगे चल के, ये बड़े भगवान बन रहे हैं, इनकी भी गलतियां कोई निकालने वाला आएगा, देखेंगे कौन निकालेगा। हमारे करण अर्जुन आएंगे, देखते हैं कौन आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल इन्होंने जो बताया वो चीज़ को समझते हैं। बहुत ही डीप नॉलेज इन्होंने बताई थी, समझेंगे सारी चीज़ों को, ध्यान से सब्र करके पढ़ना है। ठीक है, चलो इन्होंने तीन पोस्टुलेट दिए, तीन के तीनों पोस्टुलेट्स कौन कौन से आपको तीनों याद करने पड़ेंगे और एग्जाम में आते हैं। पहला पोस्टुलेट बहुत ही आसान है यार, ये तो मतलब क्या ही कहो मैं अभी इसके बारे में, कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट। ये तो पांचवी का बच्चा ही बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमता है। ठीक है, बस यही है इनका पहला पोस्टुलेट।
ठीक है, इन्होंने ये जो मतलब इन्होंने बोला ना, यही सेम अजम्पशन हमारे किसने, रुदरफोर्ड ने भी किया था। जो रुदरफोर्ड था ना, सेम अजम्पशन हमारे रुदरफोर्ड ने भी किया था। लेकिन बोर ने सिर्फ एक बात एक्स्ट्रा ऐड कर दी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो वो इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है एज अ पार्टिकल। हमारे बोर ने बोला, क्या बोला इन्होंने, कि ये इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है एज अ पार्टिकल, और इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है वो न्यूक्लियस अप्लाई करता है, और जिस फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ ही होता है। तो ये फोर्स का नाम होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है वो एग्जैक्टली जैसे अर्थ घूमता है सन के अराउंड वैसा ही घूमता है, और जिस तरीके से सन अर्थ में हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करता है वैसे ही न्यूक्लियस हमारा इलेक्ट्रॉन में सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही रिवॉल्व करेगा। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी टू सर्कुलेट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन करने के लिए या करवाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा नेसेसरी होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। बस यही बात हमारे बोर ने एक्स्ट्रा ऐड कर दी। बाकी तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ही न्यूक्लियस के अगल बगल, ये हमारे रुदरफोर्ड ने भी बताया था और हमारे बोर ने भी बता दिया। और जो बोर थे इन्होंने रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को एक्सेप्ट किया, बोला ये करेक्ट है। ऐसा नहीं कि जो मैक्सवेल ने कह दिया कि रॉन्ग है तो रॉन्ग नहीं है, वो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि मैक्सवेल ने गलत बोल दिया था कि इनका जो पोस्टुलेट है वो रॉन्ग है, बट रॉन्ग नहीं था, इन्होंने कहा सही है। और सोनी उसी को इन्होंने और ज्यादा थोड़ा अच्छे से मॉडिफाई किया। बस देखो आपने वही देख लो ना, अजम्पशन है, ये तो उन्होंने बताया था रुदरफोर्ड ने भी, बस उसको उन्होंने क्या किया, थोड़ा और ऐड कर दिया कि इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये बोल दिया ना। सेकंड पोस्टुलेट इनका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पोस्टुलेट के बेसिस पे आज हम सारा थियरी करने वाले हैं। इन्होंने बोला कि जो रेडियस होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो एक सर्टेन फिक्स वैल्यू पे होता है या सर्टेन फिक्स वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे रिवॉल्व करता है। मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा एक ऑर्बिट है, ये हमारा दूसरा ऑर्बिट है। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे कोई अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है ये सर्टेन अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे रिवॉल्व करेगा, मतलब इसका जो भी मोमेंटम रहेगा वो फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, इसका भी मोमेंटम फिर फिक्स रहेगा। तो एक सेम ऑर्बिट में घूमने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, वही हमारा मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम जो रहेगा वो सिमिलर रहेगा सारे इलेक्ट्रॉन का। हम मोमेंटम को कभी कभी ना एनर्जी के फॉर्म में भी कह सकते हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। तो जो एनर्जी रहेगी वो उस इलेक्ट्रॉन की सेम ऑर्बिट में सेम रहती है, यही बातें आपको देख के रखना है। और वो जो भी एनर्जी होगी, ध्यान रखना अच्छे से, वो जो भी एनर्जी होगी वो होगी मल्टीपल ऑफ h/2π। किसके? h/2π के। बट क्या बोला है? मल्टीपल। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट डाल दिया, इस ब्रैकेट में क्या आएगा? इस ब्रैकेट में जानते हो क्या आएगा? हमारे ऑर्बिट का नंबर। सपोज दैट ये पहला नंबर ऑर्बिट है, दूसरा नंबर ऑर्बिट है, तो यहाँ पे 1 आएगा, अगर दूसरा होता तो 2 आता। यानी कि दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, ये बात आपको समझना है। और जहां पे हमारा h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स ने इस चीज को बताया था, चैप्टर नंबर 14 में हमने पढ़ा था कि प्लैंक्स ने इसी चीज को बताया था कि जो h होता है ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है और h/2π ये हमारी टोटल एनर्जी होती है जिसे हमारा इलेक्ट्रॉन पसेस करता है। और इतनी एनर्जी हमारा फोटोन भी इसे देता है जिससे कि हमारा ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। hν ऐसा करके हमने पढ़ा था, hν। ठीक है, ऐसा ना कि ये। ठीक है, ये बातें आपको जान के रखनी है। तो गाइज यही बस बातें हैं। ठीक है, आपको इसको समझ के रखना है। मतलब यार बस इतना याद रखो कि जो भी इलेक्ट्रॉन हमारी एनर्जी अपने पास रखता है तो वो सिर्फ h/2π ही रखता है, लेकिन एक बगल में मल्टीप्लाई भी कर देना एक नंबर जिसका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दी हमारा क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर किसे कहते हैं जानते हो? जो हमारे ये ऑर्बिट का नंबर है उसी को हम क्वांटम नंबर कहते हैं। मान लो अगर पहला है तो ये पहला क्वांटम नंबर है, सेकंड क्वांटम नंबर, ऐसे जितने भी रहेंगे सारे क्वांटम नंबर रहेंगे, मतलब ऑर्बिट के नंबर। समझ रहे हो ना? तो उसी नंबर से हमारा मल्टीप्लाई करना, क्योंकि यार हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी होती है। अब इस ऑर्बिट की अपनी, इस ऑर्बिट की अपनी, और एक और ऑर्बिट होता तो उसकी अपनी होती है ना। सभी ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी एनर्जी कंटेन करते हैं। अब आप ही बताओ जरा, सिंपल सी लॉजिक लगाओ। ये इलेक्ट्रॉन मान लो न्यूक्लियस से ज्यादा पास है तो मतलब ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा ना न्यूक्लियस की तरफ, फिर थोड़ा कम रहेगा, फिर यहाँ वाला थोड़ा और कम रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर जो इसके पास एनर्जी होगी वो इसके पास थोड़ी होगी और इसके पास तो और भी कम होगी। समझ रहे हो ना? तो हर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन में अपनी अपनी उनकी खुद की एनर्जी होती है और इसीलिए हम यहाँ पे क्वांटम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल होता है हमारा h/2π ऑर्बिट्स का। ठीक है, इतना आपको समझ के रखना है। मतलब एक चीज आपको और ध्यान देनी कि जो स्टेबल ऑर्बिट्स रहेंगे ना उनके पास जो एनर्जी होगी वो भी फिक्स रहती है और कभी भी उनमें से कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं होता है, ऐसे हमारे बोर ने बोला। और यही सेकेंड पोस्टुलेट है जो हमारे मैक्सवेल की थियरी को रॉन्ग प्रूफ कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था, रॉन्ग नहीं मतलब एक्सेप्शन निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो तो करेक्ट है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अगर वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो वो एक मतलब रेडिएशंस को एमिट करता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर स्टेबल ऑर्बिट है तो क्या होगा, स्टेबल ऑर्बिट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा।
क्योंकि यार उसको एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो क्यों इमिट करेगा बाहर एनर्जी। ऐसा हमने मैक्सवेल में पढ़ा था, क्योंकि मैक्सवेल ने कहा था कि अगर कोई भी चीज़ है, अगर वो इलेक्ट्रॉन दो, अगर एनर्जी दोगे तो वो बाहर रेडिएशंस को इमिट करता है, लेकिन अगर वो स्टेबल है तो उसको एनर्जी की क्यों जरूरत है, वो लेगा ही नहीं एनर्जी, वो कभी इमिट ही नहीं करेगा रेडिएशन। तो यही बात है, हमारे सेकंड पोस्टुलेट मैक्सवेल में एक्सेप्शन निकालता है और यही चीज़ें हमारे कहती हैं, ये बात आपको समझना है, ठीक है। और यही हमारे क्लासिकल जो फिजिक्स था उसको एकदम मतलब बोलता है कि भाई नो रेडिएशन एमिशन, ठीक है, रेडिएशन का कोई एमिशन नहीं होता है अगर स्टेबल ऑर्बिट है तो बस इतना सा समझना था और कुछ नहीं। और ये थोड़ा सा बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। थर्ड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट्स गाइस अभी तो मैं आपको समझा दूंगा थोड़ा सा, लेकिन एक बात यार ध्यान रखना कि थर्ड पोस्टुलेट आपकी बुक में सीधा सीधा शब्द लिख दिया है। मैं अभी उस चीज़ की डायग्राम यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखाया नहीं हूँ, ना ही टाइप किया मैंने। मैं आपको बता देता हूँ कि आपके एट द एंड में आपकी बुक में लिख के रखा है कि वो ये टॉपिक इसको समझाना ये आपकी बुक के बियॉन्ड है, बियॉन्ड द कंसेप्ट ऑफ दिस बुक, वो टॉपिक समझाना डिग्री लेवल में आप सीखोगे, ऐसा आपके बुक वाले ने बोल के रखा है। मतलब यार कुछ अलग ही प्रैंक खेल दिया आपके साथ भाई, फिर दिया क्यों थर्ड पोस्टुलेट। चलो ठीक है कोई नहीं, मैं समझाता हूँ। एक देखो इसने क्या बोला है कि कभी भी याद रखना, मान लो सपोज दैट एक इस तरीके से हमारा ऑर्बिट है, इस तरीके से अगर हमारा ऑर्बिट है, हमने सीखा था यार कि जो बाहर इलेक्ट्रॉन है हमारा, अगर हम इसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दें तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, ऐसे हमने सीखा था। लेकिन यार अगर आप बताओ यहाँ पे अगर मेरे सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और इसमें अगर मैं कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दूं तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के किधर जाएगा, ये निकल के इस ऑर्बिट में आ जाएगा। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बस यही बात है थर्ड ऑर्बिट। थर्ड कितना चिंदी तरीके से मैंने बता दिया ना, और इसी को आपकी बुक में बोला बियॉन्ड दी बुक। क्या बोला इसने कि एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स ऑर्बिट टू अनदर ऑफ इट्स ऑर्बिट हैविंग लोअर एनर्जी। मतलब कि कहने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को अगर आप एनर्जी देते हो तो ये ऑर्बिट जो है ये स्टेबल हो जाएगा, इसको एनर्जी मिलते ही ये स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन को क्यों रखेगा, इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी देते हैं ना न्यूक्लियस को एनर्जी, और अगर किसी और ने दे दिया तो ये न्यूक्लियस इतना बड़ा ही मतलबी होता है, बेवफा छोड़ देता है इलेक्ट्रॉन को लात मार के बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब तक एनर्जी देता तब तक ठीक है, नहीं दिया तो भगा दिया उसको, दूसरे ने एनर्जी दे दी तो ऑर्बिट मस्त स्टेबल हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इलेक्ट्रॉन किधर निकल के जाएगा, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में जाएगा जिसके पास बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, यानी हैविंग लोअर एनर्जी। समझ गया। तो बाहर वाले के पास वैसे भी कम एनर्जी होती है, अंदर जितना जाओगे उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है। समझ गया, ये बातें आपको समझनी है। अंदर वाले ऑर्बिट के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू बाहर वाले ऑर्बिट, ठीक है, ये बात को समझना है। ओके ना, ये बात आपको अगर मान लो आपको ऐसा करना है कि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन को आपको निकलवाना है या यहां से इलेक्ट्रॉन को निकलवाना है तो हम क्या करते हैं। हमने देखा भी था इसके पहले वाले चैप्टर में कि हम इसके लिए फोटोन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। हम फोटोन का इस्तेमाल करेंगे और फोटोन के अमाउंट की इतनी ही एनर्जी हमारी इक्वल रहेगी या डिफरेंसेस इन द टू ऑर्बिट्स, ये बात आपको समझनी है। मतलब कि यार अगर देखो मैं आपको समझाना चाहूंगा, अभी यहाँ पे ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, आपको इस चीज को समझना है। ओके, मान लो इस तरीके से आपके सामने ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और आपके सामने एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपने सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब इसमें मान लो ये ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है, 50 जूल की मान लो इसके पास एनर्जी है, और इस वाले ऑर्बिट के पास मान लो कि सपोज दैट 200 जूल की एनर्जी है। मान लेते इतनी एनर्जी होगी नहीं कभी भी, ठीक है, बट मान लो सपोज। अब आप इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दो तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इस ऑर्बिट में आ जाएगा। समझ गया ना, यही होगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे निकल गया, हमने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दी। तो अब यहां पे समझना कि जो भी माइंड यहां पे समझना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस ऑर्बिट में जितनी एनर्जी थी और इस ऑर्बिट में जितनी एनर्जी थी, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वही हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 200 माइनस 50 कर दूं तो 150 जूल आ जाएगा, एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। अगर इतनी एनर्जी मैं फोटोन के बराबर बाहर से दूं तो इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां पे आ जाएगा। समझ गया क्या। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि इस इलेक्ट्रॉन को या किसी भी इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए या फिर इस इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिट में लाने के लिए, इनर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर दूसरे बाहर वाले ऑर्बिट में लाने के लिए कितनी एनर्जी दोगे, तो आप बोलोगे हम फोटोन के बराबर एनर्जी देते हैं, जो कि H इंटू और म्यू होता है, हमने 14 चैप्टर में पढ़ा है, इसके पहले डुअल नेचर वाले चैप्टर में। तो वो एनर्जी कितनी होगी, 150 जूल होगी। मतलब जो डिफरेंस आएगा, 150 जूल तो मैंने एग्जांपल लिया ना, जो इस ऑर्बिट के और इस ऑर्बिट के बीच का जो डिफरेंस आएगा। समझ रहे हो। अगर मैं कह दूं कि ये मेरा है मान लो M शेल और ये मेरा है N शेल ऑर्बिट, यानी कि तो जितनी एनर्जी M शेल में होगी उसमें से माइनस कर दूंगा N शेल वाले की, जितनी एनर्जी आएगी वो मेरी क्या होगी, फोटोन की एनर्जी के बराबर, और फोटोन की एनर्जी h म्यू होती है, तो h म्यू रहेगा। समझ गया क्या, यही बात है। अब आप बोलोगे E वाले M अंदर वाले से बाहर वाले क्यों माइनस किया, आप ही बताओ।
आप ही बताओ, एक लड़के के पास 2 रोटी है और एक के पास 4 रोटी, तो क्या आप 2 माइनस 4 करोगे? 4 माइनस 2 ही करोगे ना। जिसके पास ज़्यादा है उससे कम वाले को माइनस करते हैं। तो हमेशा अंदर वाले के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, ना कि बाहर वाले के पास। तो अंदर वाले ऑर्बिट में ज़्यादा एनर्जी रहेगी, तो ई एम माइनस ई एन कर देंगे। समझ गया? तो जो भी हमारा यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी आएगा बिटवीन द 2 ऑर्बिटल्स, वही हमारी फोटोन की एनर्जी कहलाती है। यही हमारा थर्ड ऑर्बिट। इतना बेस्ट समझाएं और लास्ट में ये काम आएगा, बताऊंगा आगे चल के। अब माय डियर बढ़ते हैं एक चीज समझने के लिए। ओके, देखो ये है हमारा एटम। रेडियस क्या होता है एटम का? न्यूक्लियस यानी सेंटर, सेंटर से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस रहेगा वही हमारा रेडियस होता है। अब यहां पे ध्यान दो यार, मैं यहाँ पे आर एन क्यों लिख रहा हूं? मेरे को पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि मैंने एन लिखा यहाँ पे। अब देखो एन इसलिए लिख रहा हूं यार कि ये हमारे दिखाते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। मान लो अगर पहले ऑर्बिट का है तो ये हमारा R1 यानी कि पहले ऑर्बिट का, ठीक है। ये पहला ऑर्बिट है, ये पहला ऑर्बिट है। फिर ये दूसरे ऑर्बिट का, ये तीसरे ऑर्बिट का। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? ओके, देखो ये R1, ये R2 का है, ये R3 का है। समझ गया? मतलब इसलिए मैंने कंबाइनली Rn लिख दिया, वेयर n इज द क्वांटम नंबर, जो कि ऑर्बिट का नंबर दिखाते हैं। अब कितना भी रेडियस हो सकता है ना यार, बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं तो कितना भी रेडियस हो सकता है। मान लो ये पहला वाला रेडियस हो गया, दूसरे ऑर्बिट का रेडियस, तीसरे ऑर्बिट का रेडियस, उस हिसाब से मैंने Rn लिख दिया। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें भी घूमते, इसमें भी घूमते, इसमें भी घूमते, सभी की वेलोसिटी होगी, तो इसकी v1 वेलोसिटी, इसकी v2 वेलोसिटी, इसकी v3, ऐसे करके मैंने vn वेलोसिटी ले लिया। समझ गया? तो यही करके देखो यहाँ पे मैं चूज करूंगा अभी। मान लो सारे इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है, तो मैंने एम ही मान लो मास ले लिया, कांस्टेंट रहता है मास, याद रखना अच्छे से। वेलोसिटी मान लो vn है। अब मान लो ये आपके सामने ऑर्बिट है, ये आपके सामने ऑर्बिट है, तो अब मान लो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमने वाले की वेलोसिटी v1 है मान लो, और इसकी घूमने वाली v2 है, तो क्या करोगे आप बताओ? तो v1 और v2 हो जाएगा ना, इसलिए मैंने vn ले लिया। n दिखाता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, बार बार चिल्ला के कह रहा हूं। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। जैसे Rn हो गया, n क्या है? जिस ऑर्बिट में हमारा रेडियस काउंट कर रहे हैं। मान लो अगर बाहर वाले में कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? R1, अंदर वाले में तो R2, ऐसा कर करके। समझ गया? तो ये हमारा रेडियस ऑफ ऑर्बिट Rn, ये हमारा यहाँ पे vn, ऐसे m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो गाइज, इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हमारे मैक्सवेल ने भी कहा था और बोर ने भी बोला कि एक मोमेंटम जनरेट होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एंगुलर मोमेंटम तो आएगा ही आएगा। तो जो भी हमने मैग्नेटिक मटेरियल में भी पढ़ा था कि हमारा मोमेंटम आता है, तो कितना मोमेंटम आता है? MEVNR, यानी m मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा। अगर ओनली लीनियर की बात करते तो कितना होता है? मास इंटू ओनली वेलोसिटी। बट यहाँ पे सर्कुलर इसलिए R भी आएगा क्योंकि सर्कल को रेडियस होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये हमारा लीनियर नहीं, एंगुलर मोमेंटम, जो कि रेडियस है हमारा। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट, मान लो अगर मेरे पास ये एक बड़ा सा, ये मेरा न्यूक्लियस है और ये मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे ऑर्बिट्स है, ये भी मेरा एक ऑर्बिट ही है, समझ लो। ठीक है। और ये मेरे पास एक ऑर्बिट है, ये बाहर वाला ऑर्बिट है। अब मैं न्यूक्लियस से लेकर के बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऐसे ऐसे, उस ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ। इस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम मैं निकाल रहा हूँ। तो इसका क्या होगा? Rn जो भी रहेगा, इसकी वेलोसिटी जो भी रहेगी, इसका मास इलेक्ट्रॉन का जो भी होगा, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम हो गया। मल्टीप्लाई कर दिया तो तीनों को। और फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ये कितनी एनर्जी स्टोर करेगा? एनर्जी h/2π स्टोर करता है, हमने देखा था। लेकिन n इंटू, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल है ना सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग। सेकंड पोस्टुलेट में n की जगह में यहाँ पे क्या आएगा? अगर मैं पहला काउंट करूँ तो पहला आएगा, 2 रहता तो 2 आता, यहाँ पे होता तो सेकंड आता, ऐसे अंदर रहेगा तो थर्ड आएगा। जितना नंबर मतलब हमारा ऑर्बिट का रहेगा वो n की जगह में लिख देने का, खत्म। तो इसीलिए मैंने n लिखा है अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि हमको मालूम नहीं ना किसके लिए चेक करना है। यहाँ पे हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, मतलब कि यार एंगुलर मोमेंटम उतना ही होगा जितना कि हमारी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास, क्योंकि उतना ही घूम पाएगा ना। आपके पास कम एनर्जी होगी तो आप ज्यादा घूम पाओगे क्या? नहीं ना। जिसके पास जितनी एंगुलर मोमेंटम उतना वो हमारा क्या कर पाएगा? मूव कर पाएगा। उसके पास उतनी एनर्जी होगी। h/2π एनर्जी होती है, आपने देखा भी रहेगा। अभी यहाँ पे देखो सेकंड पोस्टुलेट, h/2π के बराबर इसके पास एनर्जी होती है टोटल। समझ गया? ये बात आपको समझ के रखना है। तो h/2π का देखिए यहाँ पे हमारा पहला इक्वेशन है, याद रखना। इसी इक्वेशन का भी इस्तेमाल करूंगा। अब आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे आ जाओ फटाफट। मान लो कि यार जो भी हमारा मतलब एटम था, तो एटम का एटॉमिक नंबर भी होता है। एटॉमिक नंबर, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है, 15 है, 50 है, 11 है। तो 11 का सोडियम का होता है, ऐसा है ना। जिसका जितने पास इलेक्ट्रॉन उतना उसका एटॉमिक नंबर होता है। मैं बार बार हमेशा यही कहता हूँ, ठीक है। ये बातें आपको जान के रखनी है। तो गाइस अब आप बताओ, जरा ध्यान देना अच्छे से कि ये मेरा न्यूक्लियस है और इसके अगल बगल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अंदर की तरफ हमारा न्यूक्लियस रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है अंदर की तरफ। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कौन सा है? ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? ई होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना मिलता है? कैसे मिलता है बताओ जरा, कैसे मिलता है? 1/4πε0
और ई का स्क्वायर यानी क्यू, क्यू होता है ना क्यू का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, क्यू यहाँ पे चार्ज है यानी ई आएगा, और रेडियस हमारा आर ही है तो आर एन ले लो, क्योंकि कितना भी रेडियस हो सकता है ना इसके लिए। अब एन मतलब क्या जानते हो ना, मान लो इसमें दिखा तो इसमें दिखा तो एन छोड़ दो, बस लिखते जाओ तुम लोग, समझ गया ना। तो यहाँ पे क्या है, मान लो जेड ई जो है हमारा, ये जेड ई टोटल चार्ज है, जो जेड ई है ये हमारा टोटल चार्ज है। क्या है, जेड ई टोटल चार्ज है किसका, ये पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज जेड ई है। जेड हमारा एटॉमिक नंबर और कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो अगर 100 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब मान लो जेड हमारा क्या है 100 है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, तो जेड इंटू ई कर दूंगा तो मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा, समझ रहे ना। तो वैसे जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्जेस, तो टोटल चार्ज एटम में कितना होगा, जेड ई के बराबर। समझ गया, ये बात आपको समझ गई अच्छे से। नाउ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, यही हमारा बेसिकली चार्ज है। नाउ अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, देखो हमारे पास एक रिलेशन बन के आता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके पास होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर, देखो यही लिखा है क्या, mv स्क्वायर अपॉन आर, यही लिखा है ना, और इक्वल टू वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा। क्योंकि यार बताओ जरा, जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, अब यही चीज आपको समझनी, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में भी हम सीखा देखे थे, ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है, और ये खुद निगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और इसी फोर्स से हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन और जो हमारा न्यूक्लियस दोनों अट्रैक्टेड है। बट अभी हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही यहाँ पे रिवॉल्व करता है, जैसे कि हमारा अर्थ सन के अराउंड घूमता है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों इक्वल होंगे तभी ना ऐसा होगा। तो हमने वही चीज यहाँ पे लिख दी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जेड ई का स्क्वायर, देखो यही यहाँ पे तो मैंने अच्छे से लिख दिया कि Z/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर एन, अच्छे से लिखा तो जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन का स्क्वायर, और ये हमारा हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, खत्म। यही बात थी, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम एंड ई इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है समथिंग 1.9 × 10⁻⁹ होता है, खत्म। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। आपको मैंने बोला था बड़ा लगेगा, कैलकुलेशन गुजराती वाला चाहिए, इतने बड़े बड़े हैं वो देख के डर लगेगा, लेकिन कितना आसान है वो भी देखो ना, समझ गया तो आसान है, अब याद रहेगा तो आबाद रहेगा, भूल जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, तो याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है, ठीक है। तो कितना आसान है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और हमारा देखो जो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है दोनों इक्वल रहता है। अब यही चीजें सोचो जरा, हमने क्या एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हम 8वीं में जब हमने इस एटम को पढ़ा था तो हम इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सीखेंगे, ये सब हमने सोचा भी नहीं था। आज हम सीख रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है तो ये अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही अट्रैक्टेड होता है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव और ये हमारा निगेटिव पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे कि Na+ और हमारे Cl- में होता है, वैसे ही सोडियम क्लोराइड बाद में बनता है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू बोर कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से ही हमारा इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ अट्रैक्टेड है, तो मे बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों इक्वल हो, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, समझ गया, दोनों को इक्वेट कर दिया, अभी तक यहाँ पहुंचे हम। और इसके पहले वाला इक्वेशन जो हमें ये मिला है इसे याद रखना, ये आगे चल के यूज होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी, जो हमारे पास है N×H/2 पाई। अब आगे बढ़ती हैं, अब यहाँ पे ध्यान देना, अब दिमाग लगाना है। अब देखो हमको दोनों फाइंड करना है, हमको एक चीज निकालना है। अगर किसी ने आपकी जिंदगी में पूछ लिया कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द एटम, तो रेडियस के लिए एक फॉर्मूला बताते हैं, और इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी स्टोर करके रखा है उसका भी हम आज फॉर्मूला निकाल के देंगे। हम देखो तीनों चीजें फाइंड करेंगे यार, हम देखो क्या क्या फाइंड करते हैं। देखो आज हम बोर मॉडल से 3 चीजें फाइंड करने वाले हैं। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि ये आपका ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट का अंदर से लेकर के यहां तक का रेडियस कितना है, तो आप बता पाओगे, अभी हम उसी के लिए देखने जा रहे हैं। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि यहाँ पे रहने वाला इलेक्ट्रॉन कितने की स्पीड से घूम रहा है, तो ये हम लोग पता करने वाले हैं वेलोसिटी। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी स्टोर करता है, तो हम फाइंड करेंगे अभी एनर्जी। हम तीनों चीजें फाइंड करने वाले, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी, तीनों का एक्सप्रेशन आज हम बोर के मॉडल के हिसाब से सीखेंगे। बस आपको उसके बदले सिर्फ इसको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद कर लो अभी ये रिलेशन मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी है यार, और इस फॉर्मूले को याद कर लो, काइनेटिक एनर्जी या सेंट्रीपिटल फोर्स एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको याद कर लो, खत्म कहानी। और अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, अब इन्हीं दोनों का रिलेशन, एक इसका और एक इसका, इन दोनों का रिलेशन अभी हम देखेंगे और हमारा काम बन जाएगा। चलो अब यहाँ पे देखो क्या करने जा रहे हैं। देखो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दिया है। अब देखो इसी का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना चीज MVN,
Vn क्या है, हर एक अपने अपने ऑर्बिट की वेलोसिटी। मान लो n के जगह में 1 रखा तो पहले ऑर्बिट की वेलोसिटी, दूसरे में रखा तो दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से चल रहा है वो उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने यहां से क्या किया, Vn की वैल्यू निकाली। अब आपका मैथमेटिक्स थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, मैथ स्ट्रांग नहीं तो ये चैप्टर नहीं आएगा आपको। ठीक है, कोई यहाँ पे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव नहीं लगाना है, बस इधर उधर प्लस माइनस करना है, वही मैथ स्ट्रांग चाहिए बस, छोटा मोटा वाला। Vn अगर निकालो तो क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, NH/2 तो है ये पहले से, फिर ये Me और Rn नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे Me और ये Rn, यही मिलेगा मेरे को Vn। यही आपको सोचना है। मैं क्या करूंगा यहाँ से, अभी आपको ध्यान, तो देखो गाइस अभी यहाँ पे आपको मैं लेके आया हूँ, देखो ये आपको समझ गया, पहले ये कैसे आया, Vn की वैल्यू मिल गई आपको। अब इसी Vn की वैल्यू को आपको पुट कर देना है इसमें, यहाँ पे जो Vn लिखा हुआ इसमें पुट कर देना है। आपकी बुक वाले ने आपको बनाया है पागल, और डायरेक्टली उसने एक ही बार में लिख दिया, बच्चे कैसे समझेंगे। अब मैं उस चीज को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से देखो अभी क्या किया, मैंने यहाँ से Vn की वैल्यू निकाली और Vn की वैल्यू को निकाल करके और इसमें पुट किया है। आप कह सकते हो कि चलो सेकंड इक्वेशन में इसमें पुट कर दिया। अब इस Vn के जगह में पुट करने वाला हूँ जो वहां से Vn की वैल्यू निकाला है। देखो मैंने पुट कर दिया, वही चीज देखो आ गई। जैसे मैंने अभी पुट किया, देखो वही ना NH/MER2π, आप देख लो ना यार, वही चीज है। अब इतना दिमाग तो मैंने बोला ना, बुक बगल में रख लो। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे डाल दो। जब यहाँ पे डालोगे तो अब निकालना पड़ेगा, हमको मालूम है ना, हम फिजिक्स में डाल के निकालते हैं, बायो की बात अलग है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देख लो अभी फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि NH/MERN2π, इसका स्क्वायर है बाहर, तो n का भी स्क्वायर होगा, h का स्क्वायर होगा, m का स्क्वायर होगा, r का स्क्वायर होगा, 2π का 4π स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे 4π स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे समझ रहा ना। अब देखो क्या किया, दिमाग लगाया फटाफट, आपको भी इतना दिमाग सोचना पड़ेगा। ये क्या होगा, ये नीचे वाला जो मटेरियल है वो सीधा नीचे आ जाएगा, एकदम नीचे, एकदम इसके नीचे। तो Me का स्क्वायर, Rn का स्क्वायर और ये 2π का 4π स्क्वायर बन जाएगा। देखो 4π का स्क्वायर, Me का स्क्वायर, और एक ऑलरेडी Rn है ना, तो देखो यहाँ पे Rn रखा है और इस Rn को इधर रख दिया, और ऊपर क्या बचेगा, Me का स्क्वायर, n का स्क्वायर और h का स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये सब आ गई, और इधर वाला वैसे का वैसे ही छाप दो। समझ गया ना, यही चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से ध्यान देना, ये जो Me है, ये जो Me है आपका, और जो यहाँ से एक Me है कट जाएगा, ऊपर से पूरा Me गायब हो जाएगा और नीचे सिर्फ एक ही Me बचेगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर Rn का क्यूब बन जाएंगे। n तो वैसे ही रखा है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, और ये 4π का स्क्वायर है, और ये n स्क्वायर h स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये इसको तो वैसे ही छाप दो। अब आगे बढ़ते देखते क्या होगा। अब ध्यान देना अच्छे से, बहुत दिमाग यहाँ पे आपको लगाना है। अब आपको ना यहाँ से रेडियस के लिए हम जा रहे हैं ना, हम रेडियस फाइंड कर रहे हैं किसी भी मतलब एटम का रेडियस, मालूम है ना, हम सब फाइंड करेंगे, कितनी एनर्जी, कितना वेलोसिटी, कितना रेडियस, हम रेडियस फाइंड करने गए हैं। अब हम रेडियस निकल के आएंगे, देखना ध्यान से। तो ये देखो यार, रेडियस चाहिए तो हमको सिर्फ यहाँ पे किसके मतलब है, r से मतलब है, जो कि मुझे 1/Rn³ के फॉर्म में मिला है। तो मैं सबको उधर भगा देता हूँ, तो मैं 4π का स्क्वायर, Me का स्क्वायर देखो यहाँ पे ला दिया, ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर जाता है, मालूम है ना, इतना मैथ्स तो आपको आता होगा। Me और ये 4π बन जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, ये n स्क्वायर h स्क्वायर नीचे आता है, तो ये देखो यहाँ पे नीचे आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, और बाकी चीजें तो जो लिखी थी वो वैसे का वैसे ही रहेंगी, ये वैसे का वैसे ही रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1/Rn का क्यूब। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे Rn का स्क्वायर है ना, और यहाँ पे Rn का क्यूब है, ये दोनों काट दो। यहाँ से काटोगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, फिलहाल चलो मैंने अभी यहाँ पे नहीं काटा, मैंने यहाँ पे काट दिया, मैंने यहाँ से काटा। तो जब यहाँ पे Rn का स्क्वायर है, यहाँ पे Rn का क्यूब है, तो एक यहाँ तो बचेगा ना, दो कट जाएंगे, तो यहाँ पे 1/Rn सिर्फ बचेगा, क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर दो कट गया, क्यूब मतलब 3 होते हैं, तो 2 कट गया तो एक ही बचेगा ना। ठीक है, और बाकी यहाँ से ये 4π, ये 4π का स्क्वायर कट जाएगा। फिर यहाँ से जो ये Me है, देखो यहाँ पे ये Me दिया हुआ है, ये Me वैसे का वैसे ही रखो। फिर ये n स्क्वायर h स्क्वायर वैसे का वैसे रखो। फिर यहाँ से 4π तो कट गया ना ऊपर नीचे, तो यहाँ पे सिर्फ ε0 बचेगा, और ये Ze का स्क्वायर, Z हमारा एटॉमिक नंबर होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का ना, किसी भी एटम का, तो ये हमारा टोटल यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या किया है, 1/Rn की वैल्यू थोड़ी चाहिए यार, हमको तो रेडियस चाहिए ना, रेडियस सिर्फ R से मतलब है, हमने इन्वर्ट एंडो कर दिया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। Rn को ऊपर लेके जाएंगे और 1 को नीचे लेके आएंगे तो एक ही बात है, तो यहाँ पे Rn आ जाएगा, और इसको ऊपर लेके जाएंगे देखो हमको ये मिलेगा, और उसको नीचे तो देखो ये मिलेगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, बट एक एक्सप्रेशन मिल गया रेडियस का, ये हमारा रेडियस का एक्सप्रेशन है। मतलब यार दुनिया में आपसे कभी भी किसी ने भी किसी भी एटम का अगर पूछ लेना रेडियस, आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। आप बोलोगे सब वैल्यू कौन देगा, कोई नहीं, आप खुद निकाल लोगे। कैसे, हमारे इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स होता है जो कि कांस्टेंट है, किसी भी एटम का अगर पूछा तो उसका एटॉमिक नंबर तो आपको याद ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज 1.9 × 10⁻⁹ फिक्स होता है। एप्सिलॉन की वैल्यू 9.9 × 10⁻10 है, 9 है, वो आपको याद रहेगी। h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है यार। n हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। मान लो अगर आपसे पूछा कि चल ये हमारा न्यूक्लियस है तो पहले ऑर्बिट का रेडियस बता,
तो पहले ऑर्बिट का रेडियस तो 1 आ जाएगा, दूसरे ऑर्बिट का बचा 2 आ जाएगा, तीसरे का 3 आ जाएगा। तो बस n को आपको ध्यान देना है, बाकी सब तो ठुल्लू मुल्लू। समझ गया कि नहीं समझ गया? बाकी सब तो कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू दुनिया में फिक्स है, कभी बदलेगी नहीं। मिल गया ना रेडियस? यही दिमाग लगाना होता है। लेकिन हम ना अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, हार्ड लग रहा है तुम लोग को। बड़े बड़े नंबर ZMN ये सब लिखा, ABCD फिर डर रहे हो। इतने बड़े इंसान को ABCD डराएगा तो फिर कैसे दुनिया में चलोगे यार तुम लोग? क्या गुंडा बनोगे यार? हाँ, बाबू राव स्टाइल। ठीक है, कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमको मिल गया भाई रेडियस। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी, कितने की वेलोसिटी से चलेंगे, हमारा इलेक्ट्रॉन कितने की वेलोसिटी से घूमेगा, हम यही निकालने जा रहे हैं। हम फिर से उन्हीं दोनों के पास जाएंगे और यहाँ पे आ जाओ फटाफट। देखो पहला इक्वेशन किधर है भाई? पहला इक्वेशन के पास जाते हैं। ये हमारा पहला इक्वेशन और ये हमारा दूसरा इक्वेशन इधर है, दूसरा इक्वेशन। इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके हम वेलोसिटी भी फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो तो हम क्या करने वाले हैं, यहां से हम निकालेंगे आर की वैल्यू। इस बार अब हम आर की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे ME और RN के जगह में या RN के जगह में VN आ जाएगा। समझ गया ना? अब वही वैल्यू निकाल करके और हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से RN की वैल्यू निकाल करके और हम यहाँ पे RN की वैल्यू डालने वाले हैं। देखो मैंने वही कर दिया है, बाकी सब सेम है। जहां जहां भी यहाँ RN लिखा हुआ है, यहाँ RN जहां भी देखो दो जगह लिखा है, एक इधर लिखा है, एक इधर लिखा है। जहां भी RN लिखा हुआ है वहां यहाँ से RN की वैल्यू निकाल के और इसमें पुट कर देनी है। आप अपने इक्वेशन में देखना, बुक के इक्वेशन वहां पे कुछ समथिंग 15 पॉइंट समथिंग ऐसा इक्वेशन दिया होगा। ठीक है, 15.3 और ऐसा समथिंग दिया होगा, आप बुक में देख लेना, मुझे याद नहीं है। इक्वेशन नंबर थोड़ी याद करके रखूंगा यार, इतना थोड़ा समझ सकते हो ना। ये RN पे और ये RN की जगह में मैं यहाँ से RN की वैल्यू निकाल करके और पुट कर दूंगा। अब देखो मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे आपकी बुक में डायरेक्टली कर दिया है। मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, देखो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं था। देखिए आप देखो ना यार, यहाँ पे स्क्वायर है, सिर्फ RN की जगह में रखा है और यहाँ पे ये है, तो आपको ये मिल जाएगी वैल्यू। अब हम वेलोसिटी फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, दिमाग से धोनी बनोगे तो आगे बढ़ जाओगे। अब MEVN का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या है, अभी ध्यान देना अच्छे से, ये 2 पाई MEVN ऊपर जाएगा, ऊपर एक ही बार में लिख दिया, और ये NH नीचे का नीचे ही रहता है। इतना मैथ्स आपको आना चाहिए, वरना तब तो आप 12वीं छोड़ दो पढ़ाई करना। A/B और C/D, मतलब यार ये चीज बताना पड़ रहा है मुझे, 7वीं में बच्चे जानते हैं। तो A/B अगर रहेगा क्रॉस तो D/C हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। तो ये जब उल्टा होएगा तो नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे का नीचे ही रहेगा। समझ गया? यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। तो बस यही आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी सेम, पहले स्क्वायर होगा फिर उल्टा होगा, तो मैंने एक ही बार में किया है। 2 पाई का 4 पाई का स्क्वायर, तो फिर नीचे से ऊपर आएगा बाद में। फिर ये ME का स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये VN का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे से ऊपर आ गया, और ये NH का स्क्वायर तो N स्क्वायर H स्क्वायर, ये बाद में नीचे ही रहेगा। अरे बाकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो वैसे ही है, और ZE स्क्वायर तो ऊपर था तो ऊपर ही रहेगा ना। आपको चीजें कटेंगी तो काट देंगे, काटेंगे इनको पकड़ पकड़ के। ये ME इंटू ME का स्क्वायर, तो ME का स्क्वायर इंटू ME स्क्वायर कट गया। फिर ये VN का स्क्वायर, ये VN का स्क्वायर, ये VN का स्क्वायर कट गया। फिर उसके बाद अब ध्यान देना अच्छे से, बहुत जरूरी है, ये ओनली NH है और यहाँ पे NH का स्क्वायर है, तो क्या होगा, एक NH यहां से कटेगा, यहां पर से भी एक NH कट जाएगा, तो ओनली कम से कम एक NH तो बचेगा। फिर यहाँ पे ZE स्क्वायर है तो वैसा का वैसा छाप दो। फिर यहाँ पे देखो अभी 2 पाई बचा है, ये 2 पाई बचा और यहाँ से 4 पाई और ऊपर भी 4 पाई, ये 4 से 4 कैंसिल और 1 पाई से ये 1 पाई कैंसिल। अभी आप ही बताओ, जब 2 पाई यहाँ से नीचे लूंगा, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, VN, तो ये VN वैसे का वैसे ही है। और ये जब 2 पाई आएगा ना, 2 पाई नीचे, तो ये 2 पाई में से 1 पाई कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। इतना कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, कुछ किया ही नहीं मैंने। और यहाँ से मेरे को देखो वेलोसिटी मिल गई। दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। मतलब यार अगर आपके सामने कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉन है और बोल दे कि ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये पहला ऑर्बिट मान लो, तो आप बताओ कि इलेक्ट्रॉन कितने की स्पीड से चल रहा है। तो आपको एटॉमिक नंबर पूछना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही होगा, 2 तो मालूम है कुछ नहीं होता है, और ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट में घूम रहा है मान लो पहले में, तो n की जगह में पहला रख देना और आपको मिल जाएगी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कितना चिंदी है ना। सोचो, आपने रेडियस भी निकाल लिया, आपने वेलोसिटी भी निकाल लिया। अब नंबर आएगा एनर्जी का, लेकिन एनर्जी के लिए अभी हम नहीं जाएंगे, हम बाद में देखेंगे एनर्जी के लिए। ठीक है, अभी हम थोड़े टाइम बाद एनर्जी के लिए देखेंगे, पहले थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, दिमाग से धोनी बनेंगे अभी हम लोग। ठीक है, चलो तो अब गाइस ना हमारा यहाँ से अब बोर थोड़ा सा बहकने लगे। बोर जो थे हमारे बहक जाएंगे, अभी बहक जाएंगे, मतलब पता नहीं इनको क्या हो गया है, अभी को क्या होने वाला है। इन्होंने मस्त रेडियस निकाला, वेलोसिटी का इन्होंने दे दिया रिलेशन, हमको कुछ नहीं करना पड़ा, हमको कितना आसान था ना। ठीक है, अब क्या करेंगे ये लोग ना, थर्ड इक्वेशन हमारा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 शोज दैट रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, वो हमको मालूम है, बताओ मत। थर्ड हमारा इक्वेशन रेडियस ऑफ ऑर्बिट है और ये वाला इक्वेशन हमारा वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिट है।
मतलब इलेक्ट्रॉन कि हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कितने की वेलोसिटी चल रहा है, ये हमारा ये इक्वेशन है। ये सब फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, है ना। कितना आसान, बहुत आसान है। कम से कम 2 से 3 बार इन फॉर्मूले को ध्यान दोगे ना, पक्का समझ जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना अच्छे से। नाउ अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताया इस इक्वेशन से। अब बताओ जरा यार, सिर्फ n जो है हमारा वही ऑर्बिट का नंबर है, बाकी h प्लैंक्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, z एटॉमिक नंबर जो कि कांस्टेंट ही है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट होता है, मास me जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मास है वो भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, सिर्फ n ही बचा जो कांस्टेंट नहीं है। तो इस थर्ड इक्वेशन से हमको क्या एक रिलेशन मिला कि जो हमारा रेडियस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसको, नंबर ऑफ ऑर्बिट को। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे ऐसे ऐसे, उतना ज़्यादा हमारा रेडियस भी बढ़ेगा। ऑब्वियस बात है, अगर 3 ऑर्बिट तक जाओगे क्वांटम नंबर तो ज़्यादा ऑर्बिट बढ़ जाएगा, एक और आएगा तो और बढ़ेगा, और आएगा तो और बढ़ेगा, रेडियस उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट तक के बीच का डिस्टेंस, वही रेडियस कहलाता है। तो जो हमारा n है, n क्या है, n हमारा स्क्वायर ऑफ क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेडियस। इतना आपको ध्यान देना है। अगर माय डियर यही जो हमारे पास इक्वेशन है, इसमें अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात करूं, अब हमारे बोर बहक जाएंगे, ये सिर्फ अब हाइड्रोजन को ही चिपक जाएंगे पकड़ के, और हाइड्रोजन के बारे में सब बताएंगे। इनको सबके बारे में बताना चाहिए ना, यही आगे चल के इनको रुलाएगा, आगे चल के इनका एक्सेप्शन बनेगा, ये ध्यान देना, क्योंकि ये तो मर जाएंगे फिर और कुछ नहीं। या फिर इनके बाद जो नए साइंटिस्ट आएंगे डी ब्रॉगली, वो बताएंगे सब कुछ, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो जो n है ना, n ये हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट दिखाता है, तो ये, और z हमारा एटॉमिक नंबर। ये डी ब्रॉगली यहाँ पे जो हमारे ये बोर है ये सिर्फ बहक जाएंगे और सिर्फ हाइड्रोजन के ऊपर ही चेक करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस के लिए उन्होंने चेक किया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और उनके पास पीरियड भी 1 ही रहता है, सब कुछ ये पुट करेंगे उसमें रेडियस वाली इस इक्वेशन में। n के जगह में 1, z के जगह में 1, क्या मिलेगा, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन e स्क्वायर me, सिर्फ इतना ही मिलेगा। देखो h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई me, e का स्क्वायर वही चीज है, एप्सिलॉन नॉट को हटा दो, ठीक है, तो इतना ही मिलने वाला आपको और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यही हमारा रेडियस होगा किसका, हाइड्रोजन एटम का। और उसको उन्होंने ए नॉट से भी बताया, बोल दिया चलो हाइड्रोजन अपना प्यारा है तो उसको ए नॉट कह दिया, उसके रेडियस को। एक और नाम ले लो, मतलब खैरात में नाम बिक रहे हैं, खरीद लो जितने खरीदना है फ्री में, ठीक है। और इसी को हम बोर का रेडियस कहते हैं, क्योंकि यार ये एकदम एक्यूरेट वैल्यू देता है हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का जो रेडियस होता है, अगर आप ये वैल्यू को डाल दो, इसको सॉल्व कर दो, तो आपको हाइड्रोजन का रेडियस मिल जाएगा, करके चाहे देख लो। अब कर सकते हो यार, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9.9 इंटू 10⁹, 10 जो भी रहता है। h क्या होता है, 6.36 इंटू 10⁻37, पाई 3.14, me मास ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.9 इंटू 10⁻19, सब वैल्यू कांस्टेंट होती है, सब आपको याद होनी चाहिए, मालूम है, जैसे कि अर्थ का मास है, अर्थ का रेडियस, वैसे ये सब याद होना चाहिए। ये सारी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, फिर आपको आ जाएगा। तो आपको पाई की वैल्यू, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, फिर आपके पास यहाँ पे जो h स्क्वायर यानी प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि 6.36 इंटू 10⁻31 इतनी वैल्यू आपकी होती है। तो आपको इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है, -37 सॉरी, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, जो भी है तो आप इन सभी को याद कर लो और उसके बाद आप इनमें सबको पुट कर दो और इनको लॉग वैल्यू से कैलकुलेट करो और जो भी आएगा आपको मिलेगा। फिलहाल आपकी बुक में नहीं किया वो सब, मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी रेडियस आएगा ना वही रेडियस आपका क्या होगा, आपके हाइड्रोजन का रेडियस कहलाएगा। और ये हमारे बोर ने दिया था, बोर, नील्स बोर, ठीक है, और इसीलिए हम इसे बोर रेडियस भी कहते हैं। तो ए नॉट हमारा बोर रेडियस कहलाता है या फिर आर एन हमारा बोर रेडियस कहलाता है, ठीक है। वहां से एक रिलेशन भी मिला हमें एक रिलेशन भी मिला। अब आप ही बताओ जरा, यहाँ से अगर मैं सिर्फ एन को साइड कर दूं तो जो बाकी की चीजें बची वो तो ए नॉट ही हुआ, है ना, ए नॉट ही हुआ, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ए नॉट ही ये है हमारा ना। यहाँ पे अगर एन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसके जैसा ही दिख रहा है ना, आर एन के जैसे दिख रहा है। मतलब ये एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड ई का स्क्वायर एम ई, ये हमारा ए नॉट है, ए की वैल्यू है, ए है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ए डाल दूं, देखो यही मिलेगा ना मुझे, सिर्फ एन स्क्वायर अलग था और ए डाल दिया, ए की वैल्यू ये है। अगर इसको रखूंगा यहाँ पे तो पूरा रेडियस मिल जाएगा, समझ गए ना। यही है हमारा यहाँ पे ए की वैल्यू है और ये हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए ही पॉसिबल है। सिर्फ समझ रहे ना, नहीं समझ रहा है, अच्छे से ध्यान देना अच्छे से, ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है। अगर आप किसी और एटम के लिए देखना चाहो तो यहाँ पे एन की जगह में वैसी वैल्यू अलग अलग डाल देना, ठीक है। आपको यहाँ पे जेड की वैल्यू लेनी पड़ेगी। फिर यहाँ देखो जेड गायब किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप देख रहे हो यहाँ पे जेड भी है, जेड की जगह में 1 लिया है, क्यों, क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए जेड की जगह में 1 लिया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमने नहीं दिखाया है जेड को, क्योंकि जेड की जगह में 1 ले लिया है। अगर किसी और हाइड्रोजन की, अगर आप किसी और एलिमेंट की बात करोगे ना तो यहाँ जेड लेना पड़ेगा आपको। अगर मान लो हीलियम तो 2 लेना पड़ेगा, अगर आप सोडियम तो 11 लेना पड़ेगा, समझ गए। जिसका जितना आएगा उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा,
फिलहाल ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, क्योंकि अपने नील्स बोर ने सिर्फ हाइड्रोजन की थियरी ही दी थी। ठीक है, चलो अब हम देखने जा रहे हैं एनर्जी का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है यार, एकदम झकास। ठीक है, चलो यहां पे समझते हैं अभी। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, हमने बोला था ना तीनों चीजें हम पढ़ेंगे, रेडियस, वेलोसिटी पता हो गया, अब एनर्जी। बस आपको काम क्या है, आपको काम है याद करना। समझा तो मैंने दिया है, आपका काम है सिर्फ याद करना। याद है तो आबाद है, भूल गए तो पूरी भाजी खाओ। ठीक है, और कुछ नहीं करो। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो। सो एनर्जी स्टोर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, मतलब यार ये हमारा रेडियस है और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन कितने की एनर्जी से रिवॉल्व करता है, यही हमको चेक करना है। इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इसका रेडियस कितना है फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये हमने चेक कर लिया। अच्छा खासा हमने रिलेशन आपको दिया है। अगर आपको वो फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप बेस्ट कर पाओगे इस चैप्टर में, वरना फिर पूरी कचौरी खाओ और क्या करोगे। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। सो एनर्जी स्टोर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट कि यार जो भी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास, तो या तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो मिलेगी और दूसरी इसकी काइनेटिक एनर्जी खुद की। तो हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो भी इसके पास रहेगी, उसको हमने दोनों को ऐड कर दिया। हम ऐड कर दिए यहाँ पे, और जो हमारी टोटल एनर्जी है उसको मैंने En से दिखाया, क्योंकि यार आप ही बताओ, ये न्यूक्लियस है और ये पहला ऑर्बिट है, तो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किसी और स्पीड से घूमेगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा एनर्जी रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मान लो एक और ऑर्बिट आ गया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन हमारा फिर से घूमेगा, है ना, और इसके पास कुछ अलग एनर्जी रहेगी जो कि अंदर वाले से कम रहेगी, तो इसकी एनर्जी कुछ और है। तो इसीलिए ना सभी की एनर्जी, सभी ऑर्बिट की एनर्जी सेम नहीं होती, इसीलिए हम बगल में n रखते हैं। n का मतलब नंबर होता है। मान लो ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तो अगर मैं पहले ऑर्बिट में चेक करूँ तो मैं n के जगह में 1 लूंगा, मतलब E1। फिर ऐसे दूसरे के लिए E2, E3, इसीलिए मैं ना En के लिए सॉल्व कर दूंगा, तो मुझे सबके लिए, फिर जिसके लिए मुझे बाद में चाहिए होगा, मैं फॉर्मूला अभी बना रहा हूं। कभी भी फिजिक्स में याद रखना, थियरी मतलब होता है फॉर्मूला बनाना। हम फॉर्मूला बनाते हैं थियरी का इस्तेमाल करके। तो En के जगह में, n के जगह में मैं क्या डाल रहा हूं, मैं n के जगह में नंबर ऑफ क्वांटम नंबर डाल रहा हूं, जिस भी ऑर्बिट में मुझे चेक करना होगा। अब इस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वही मेरा n है। इस ऑर्बिट में कितना घूम रहा है, वो मेरा n है। अब पहला ऑर्बिट तो पहला, दूसरा ये, पहला बाहर से काउंट करने का, पहला फिर दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे रहता है, बाहर से काउंट करना होता है। सबसे अंदर वाला सबसे ज्यादा बड़ा ऑर्बिट रहेगा, सबसे बाहर वाला पहला ऑर्बिट कहलाएगा, फिर उसके अंदर वाला दूसरा, फिर उसके अंदर वाला तीसरा ऑर्बिट, ऐसे होता है। ये बात आपको समझनी है। तो ना टोटल एनर्जी क्या होती है, जिस भी ऑर्बिट की मैं बात करूंगा उस ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यही दोनों होती है। चलो दोनों को लिखते हैं फटाफट कि क्या होगा। यहाँ पे समझो फटाफट जरा, देखो 1/2 mv का स्क्वायर, यानी कि जो हमारा होता है ना 1/2 mv का स्क्वायर, वही ना, m मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v मतलब वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी भी हमको मिल ही गई है, कितनी है भाई, है ना। वेलोसिटी नहीं मालूम है हमको, मालूम है ना, वेलोसिटी हमको मालूम है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हमको मिल गई। और यहाँ पे आ जाओ फटक से। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यों लिखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि किसी भी चीज की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है वो माइनस में ही आती है। तो यहाँ पे माइनस साइन, अभी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में ही थी ना, हमने देखा भी था, है ना। 1/4πε0 नहीं देखा था आपने, आप कैसे भूल जाते हो। 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर, यही हमने देखा था। यहाँ पे 1 क्यों लिखा है भाई, शादी में थोड़ी आया है हमने, हम तो हाँ वहां पे लिखता बराबर 1 था, यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे यार एटम की बात चल रही है और एटम डिफाइन होता है अपने एटॉमिक नंबर से, और यहाँ पे E, और ये हमारा Q मतलब चार्ज मतलब E इंटू ई का स्क्वायर, और Z, समझ गया, Z के जगह में हमारा एटॉमिक नंबर आएगा, इसीलिए 1 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे Z लिए, और इसीलिए स्टार्टिंग में भी मैंने वही किया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना अच्छे से। तो ये मेरा माइनस साइन यहाँ पे रहेगा, क्योंकि माइनस साइन हमेशा होता ही है, ये फॉर्मूले में हमने डिराइव किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आप जाके पढ़ लेना। नाउ गाइस अभी हमने रेडियस निकाला और अभी हमने इस रिलेशन से वेलोसिटी भी फाइंड किया, ये Vn। अब आपको यहाँ मेरे लिए एक काम करना है, Rn की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, और यहाँ से पहले Vn निकालो, मतलब Rn को इधर दो, Me को नीचे दो, फिर आपको Vn मिल जाएगा स्क्वायर, और इस Vn की स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ डालो, और यहाँ डालो सारी वैल्यू को, और जो भी आएगा उसको प्लस माइनस करके सॉल्व करो, और आपको यही इक्वेशन मिलेगा। ये आपके लिए होमवर्क समझो, ठीक है, क्योंकि यार ये टाइम वेस्टेज होगा। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, हमारे खुद के टीचर, बहुत बड़े टीचर थे जिससे मैंने सीखा था, ठीक है, अपने समय में, वो टीचर खुद हमें चारों सब्जेक्ट पढ़ाते थे, एक सिंगल टीचर। सोच लो अभी आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, सोचो, मतलब इतना दिमाग था उनको, बहुत दिमाग था। और हमारे क्लास में जितने भी बच्चे निकले ना उस वक्त, हम लोग कुछ 20-25 स्टूडेंट थे, और सारे स्टूडेंट आज के वक्त में ना मतलब बेस्ट हैं। मैं अपने आप को बेस्ट नहीं कहता, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है सीधा, ये आपको एनर्जी ऑफ दी
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑन एनी ऑर्बिट, वो इतनी होती है। ये आपको डायरेक्टली याद करना है वैसे भी, और एग्जाम में इसका सॉल्यूशन पूछता नहीं है कि ये वैल्यू यहां पुट करके दिखाओ, फिर इसको पुट करो। आप इसके बाद डायरेक्टली ये लिखोगे ना, फुल मार्क्स मिलते हैं। बस आपको ये दिखाना पड़ता है कि ये और ये पुट करना है, जैसा मैंने लिख दिया उतना ही आपको करना है, नोट्स आपको मिल जाएगी। तो आपको ये याद करना पड़ेगा वैसे भी। अगर आपको एनर्जी पूछेगा ना, आप ये फॉर्मूला याद नहीं करोगे ना, आपको क्वेश्चन आएगा नहीं। और आप जाके 2017 का पेपर उठा के देख लो, आपको ये पेपर में आया है। एनर्जी ऑफ दी जो भी हमारा मतलब ऑर्बिट है, ये सॉल्व करने आया है। तो आपको बस पहले काइनेटिक पोटेंशियल लगानी है और सीधा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन लिख के दिखाना है, और ये आपका एनर्जी सीधा मिल जाएगा। तो चाहे तो आप पुट करके देखो, आपको यही आएगा, चाहे तो सीधा मैं जो बोल रहा हूँ उसको कर लो। स्मार्ट वर्क कहते हैं इसे, रट्टा मारना नहीं कहते। आप इतना कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई आपको लॉग टेबल यूज नहीं करना है। एप्सिलॉन नॉट को जो एबीसीडी है उसी को इधर उधर घुमाना है और कुछ नहीं करना है। तो इतना आप खुद से कर सकते हो, इतना दिमाग, इतना कमजोर नहीं हो दिमाग से, 12th में हो ना यार, इतना कर लोगे। यहाँ से आर की वैल्यू को पुट कर निकालो, यहाँ से आर निकालो और यहाँ पे डालो, और यहाँ से वी एन का स्क्वायर निकालो और यहाँ पुट करो, सभी को ऐड करो और यही आपको मिलेगा। माइनस साइन फिर भी आएगा, चाहे जो भी हो जाए, करके देख लेना चाहे। तो ये माइनस साइन क्या दिखाता है ये बस जान लो। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना चारों तरफ, इतना कर लोगे ना यार प्लीज, मेरा मन मान नहीं रहा, पता नहीं क्योंकि आप लोग नहीं करोगे, आप लोग बहुत आलसी हो और पता नहीं मेरी आत्मा बोल नहीं रही है, पर चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम कर लोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है ना, अगर आपको नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कर देना। अगर आपको नहीं आया ना सॉल्व करने के बाद ये आंसर, तो आप ना कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो बहुत बड़ा हो जाएगा सॉल्व करते करते, मुझे टाइम पास बस फोकट का होगा और कुछ नहीं, तो आप इतना कर लेना एक बुक में मस्त अच्छे से। चलो, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना यार, हमेशा न्यूक्लियस के अधीन होता है। न्यूक्लियस राजा है और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे जुल्म करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपने तरफ खींच के रखता है। ठीक है, इतना अत्याचार अच्छा नहीं है यार। ठीक है, तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपने तरफ खींच के रखता है, यानी यार ऑलवेज आवर इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। मतलब शादी में आएगा बाउंडेड रहेगा, हमेशा बाउंडेड रहता है। और इसीलिए यहाँ पे हमारा ये निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज बाउंडेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और जो उसकी एनर्जी है वो न्यूक्लियस के वजह से ही पॉसिबल है, क्योंकि न्यूक्लियस ने ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रखी है और उसको खींच रखा है अपने तरफ। तो जो भी एनर्जी हमारे इलेक्ट्रॉन के पास है वो न्यूक्लियस के वजह से है। अगर न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को खींचना बंद कर दिया, इलेक्ट्रॉन के पास, अगर न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को खींचना बंद कर दिया तो इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी एनर्जी नहीं बचेगी। समझ गया? तो मतलब जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास वो न्यूक्लियस की वजह से है, और वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर जाना चाहता है, जैसे अर्थ हमारा बाहर निकल के जाना चाहता है, लेकिन सन ने उसको पकड़ के खींच रखा है। और यही रीजन है कि हमारा उसका जो एनर्जी है वो निगेटिव में हम दिखाते हैं, क्योंकि आवर इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। और इसीलिए जब हम अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करते हैं तो वहां भी हम निगेटिव साइन ही लगाते हैं, बिकॉज आवर अर्थ इज बाउंडेड टुवर्ड्स द सन ड्यू टू पोटेंशियल, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ गया? और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये निगेटिव साइन दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, बंधा हुआ है, निगेटिव है बेचारा। समझ गया ना? इतना आपको ध्यान देना है। नाउ अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी अपने एनर्जी के बारे में। अब देखो यार, आप ही बताओ जरा, अगर मैं, ये हमारा फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, mze का रेस टू 4 यहाँ z का स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर। पहली बार जब मैंने भी देखा था मुझे 3 दिन लगे थे इस फॉर्मूले को याद करने में, पर याद है तुमको 4 दिन लगेंगे अगर, तो याद कर लो। अभी 10 बार 20 बार इसको पढ़ोगे याद हो जाएगा। 20 बार पढ़ के दिखाओ तो आप बोलोगे नहीं आता है। 20 बार क्या आपने पढ़ा, ऐसे बोल दोगे नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? 20 बार पढ़ो ना, फिर नहीं आएगा बताना। नहीं आएगा तो 30 बार पढ़ना, 50 बार पढ़ना। कभी जिंदगी में कोई क्वेश्चन 50 बार पढ़े हो? ऐसा हाथ में रख के काउंट करके 50 बार पढ़ो ना, फिर बताओ नहीं आएगा तो बताना। चैलेंज टॉपर्स यही तो करते हैं, 50 बार पढ़ते हैं। तुमको क्या लगता है ऐसे टॉपर बन जाते हैं लोग? चलो यहाँ पे अभी देखो क्या करना है आपको, n के जगह में 1 डालो। z हाइड्रोजन के लिए चेक करने जा रहे हैं तो z की जगह में भी 1 डालो, क्योंकि उसका भी एटॉमिक नंबर 1 होता है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज फिक्स होती है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स रहता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट फिक्स होता है, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू फिक्स होती है, 8 तो नंबर ही है। यही सब पुट करेंगे जब भी, यहाँ पे देखो जरा अच्छे से। तो जैसे जैसे हमारा यहाँ पे अभी ऑर्बिट का या फिर नंबर ऑफ n इंक्रीज करोगे तो हमारी जो एनर्जी इंक्रीज होती है। अगर मैं m की वैल्यू, e की वैल्यू, हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट सबको पुट करूँ ये वाली इक्वेशन में सबको पुट कर दूं, तो मेरा जो सॉल्यूशन आएगा ना, सब कुछ में पुट, m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये सारी वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो मुझे आंसर मिलेगा। माइनस साइन तो है ही है, और z और n को वैसे ही छोड़ दो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसका यूनिट है, इसको छोड़ दो साइड में, ये यूनिट है यार, जैसे m मीटर होता है, किलोमीटर, वैसे
मुझे आंसर मिलेगा 13.6। करके देखो चाहे तो आप। मतलब यार अगर आप जेड की वैल्यू, ई की वैल्यू, एन को छोड़ दो, जेड को छोड़ दो, ई की वैल्यू, एच की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन चारों की वैल्यू को डालोगे तो आपको आंसर आएगा 13.6। और ये माइनस साइन वैसे का वैसे ही रहेगा और जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर बच जाएगा। इसको मत कुछ करो। क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्बिट के लिए, जैसे कि जेड है तो किसी अगर मान लो आपने सोडियम के लिए बोला तो 11 रहेगा, मैग्नीशियम के लिए बोला तो 12 रहेगा। सभी का अपना अपना यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। और एन क्या होता है यहाँ पे, एन हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। पहला ऑर्बिट में देख रहे हो, दूसरे ऑर्बिट में देख रहे हो, तीसरे ऑर्बिट में चेक कर रहे हो, कौन से ऑर्बिट में चेक कर रहे हो, तो वो एन हो जाएगा हमारा। लेकिन ये 13.6 फिक्स रहेगा, ये वैल्यू हमारी फिक्स रहेगी। मतलब अगर आप एच, एप्सिलॉन नॉट, ई और एम की वैल्यू को पुट करके सॉल्व करें तो आपको 13.6 आंसर मिलेगा। और इन सभी की वैल्यू मैंने आपको पहले ही सब बता रखी है ऑलरेडी। आप ये मत बोलो कि कहाँ है इसकी वैल्यू, मैंने सब बताया है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर देखे सब बताया मैंने आपको, नहीं तो आप गूगल कर लो। अब इतना लिखते मैं नहीं बैठूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है। चलो, तो इन सारी वैल्यू को पुट करके सॉल्व करना गूगल से, गूगल बोल रहा हूँ, लॉग टेबल से 13.6 आपको मिलेगा। एग्जाम में सॉल्व करके दिखाना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। चलो, अब गाइज यहाँ पे ध्यान देना। अब अगर मैं यहाँ पे पहले ऑर्बिट की बात करूँ, मान लो ये मेरा इलेक्ट्रॉन था और मैं फर्स्ट ऑर्बिट की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूँ तो मेरे एन की वैल्यू 1 होगी। मतलब पहले ऑर्बिट के लिए चेक कर रहा हूँ, एन की वैल्यू मेरी 1 होगी। और जो मेरे एन की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे एन की जगह में 1 डालूंगा। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की चलो मान लो बात करता हूँ, तो हाइड्रोजन में तो एन भी 1 होता है और जेड भी 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1/1 कैंसिल और सिर्फ 13.6 बचेगा। तो गाइज यही हमारी सबसे मिनिमम एनर्जी कहलाएगी, -13.6। यही हमारी मिनिमम एनर्जी कहलाएगी। यानी एनर्जी इज वेरी लेस और मिनिमम कहलाएगी उस स्टेट में। मतलब कि यार मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस भी स्टेट में, जिस भी हमारे ऑर्बिट में सबसे कम एनर्जी होगी, सबसे मिनिमम एनर्जी, पहली बात तो वो हाइड्रोजन के पास ही होता है, क्योंकि उसी में जेड 1 हो सकता है और हमारा एन 1 हो सकता है उसी में। तो जो भी हमारी एनर्जी आएगी, ध्यान दो अच्छे से, जो भी हमारी एनर्जी आएगी सबसे कम एनर्जी जिस स्टेट में होगी उस स्टेट का नाम होगा ग्राउंड स्टेट। जिस स्टेट में हमारी एनर्जी सबसे कम होगी उस स्टेट का नाम होगा ग्राउंड स्टेट। समझ गया अच्छे से। और ग्राउंड स्टेट से जो ज्यादा बड़ा वाला स्टेट होगा उसको हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये हमारा न्यूक्लियस और ये पहला ऑर्बिट और ये दूसरा ऑर्बिट, ठीक है, ध्यान देना। अब अगर मान लो इस ऑर्बिट और ये ऑर्बिट में दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाला ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, समझ गया, बहुत ज्यादा बाहर वाला ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। मान लो इसमें एनर्जी कम है और इसमें एनर्जी ज्यादा है, तो इसमें एनर्जी कम है मतलब ये ग्राउंड स्टेट है और ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है। समझ गया, ऐसे आपको समझ के रखना है। जिसमें एनर्जी ज्यादा वो हमारा एक्साइटेड स्टेट, जिसमें एनर्जी कम वो ग्राउंड स्टेट। ऐसे मैं एग्जांपल के लिए दिया हूं ये, ठीक, इतना आपको जानना है। मतलब जिसमें एनर्जी कम वो ग्राउंड स्टेट होता है, जिसमें एनर्जी ज्यादा वो हमारा एक्साइटेड स्टेट होता है। ये बातें आपको जान के रखनी है, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास सबसे कम एनर्जी होती है, इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ऑर्बिट भी होता है, तो वो जो ऑर्बिट होता है वो ग्राउंड स्टेट ही कहलाता है, क्योंकि कम ऑर्बिट है। जेड की जगह में भी 1 डाल दो और एन की जगह में भी 1 डाल दो तो उतना ही आएगा ना यार, ठीक है। इतना आपको समझ के रखना है। अब यहाँ से मैं आपको समझाना चाहूंगा, अब ध्यान दो अच्छे से। अगर मान लो मैंने पहले ऑर्बिट में चेक किया तो मुझे कितनी एनर्जी मिली, -13.6। कितना आंसर आया था, En = -13.6 Z² n²। यही हमको मिला ना, देखो यहाँ से Z² n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आपकी यूनिट है यार, वो डालो चाहे मत डालो, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, मैं अगर पहले ही ऑर्बिट की बात करूँ तो मेरा हाइड्रोजन है, जेड की जगह में 1 डाल दूंगा, एन की जगह में 1 डाल दूंगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। ये मेरी सबसे कम एनर्जी है, पहले ऑर्बिट में सबसे कम एनर्जी होती है। फिर दूसरे ऑर्बिट में जाऊंगा तो जब मैं यहाँ पे अभी दूसरे ऑर्बिट में गया तो मैं एन के जगह में 2 पुट कर दूंगा, एन के जगह में मैं 2 पुट कर दूंगा। जेड को अभी साइड में निकाल दो, छोड़ो उसको जेड को। या हाइड्रोजन की ही बात करूं, चलो जेड में 1 रखना बार बार और एन के जगह में 2 डालो, यानी 4 हो जाएगा। अब 13.6 को 4 से डिवाइड करो, 13 - 13.4 आएगा। ऐसे ही आप तीसरे में जाओ तो यहाँ पे जेड की जगह में 1 रखो, क्योंकि हाइड्रोजन के ऑर्बिट की ही बात कर रहा हूँ। आप बोलोगे हाइड्रोजन में 3 ऑर्बिट होता ही नहीं है, ऐसा किसने बोला? अगर मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के अगले वाले ऑर्बिट में घुमाऊं तो क्यों नहीं घूमेगा? घूम सकता है वो, ऐसा थोड़ी होता है, घूमता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, क्या होगा तो जेड की जगह में 1 रखूंगा मैं, तो यहाँ पे एन की जगह में 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 13.6 को 9 से डिवाइड करोगे -1.5 आएगा, 51। फिर ऐसे ये आएगा, ये आएगा, ऐसा करते करते एक टाइम पे 0 आ जाएगा। और 0 सबसे ज्यादा एनर्जी कहलाती है। आपको लगेगा कि 0 सबसे कम एनर्जी है यार, लेकिन 0 सबसे ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी 0 कहलाती है। आप ही बताओ, -1 बड़ा कि -4 बड़ा? -1 बड़ा होता है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ा है -1 एज कम्पेयर टू -4।
-13.6 बढ़ा कि माइनस ओनली जीरो बढ़ा? जीरो बढ़ा। जीरो बहुत बड़ा वैल्यू है। अब आपको थोड़ा ऑड लगता होगा, लेकिन जीरो बहुत बड़ा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू। समझ गया। और जो यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है ना, इन सारे सीरीजेस को हमारे लाइमन ने, बाल्मर ने, पास्चन ने, इन सभी साइंटिस्टों ने पढ़ा था, इसके हिसाब से यहाँ पे नाम दिया हुआ है। और कोई बड़ी बात नहीं, उसको आपको याद भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। 2017 के पेपर में ये स्पेक्ट्रम एग्जाम में आया था। और मैं खुद की गलती आपको बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ के रखना है। मैं 2016 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे क्या किया था ना गाइस, हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक ये आया था और हमारे पास एक बाय प्रिज्म का क्वेश्चन आया था। मुझे दोनों आ रहे थे, लेकिन मुझे ये सबसे बेस्ट आ रहा था। मैं इसको नहीं किया, मैंने बाय प्रिज्म करके आया था, जो कि मेरे 2 मार्क्स काट लिए थे। तो यहाँ पे मेरे को अभी भी वो चीज़ याद है। ये बहुत आसान है। कितना आसान है ना, बस आपको यही याद करना है कि हर एक ऑर्बिट के पास एनर्जी जो भी रहती है वो En होती है ना। अगर मैं 1 डालूंगा तो ये मिलेगी, दूसरा डालूंगा दूसरा मिलेगा, तीसरा डालूंगा 3 मिलेगी, ये डालूंगा चौथा मिलेगा, पांचवा ये मिलेगा, लास्ट वाला ये मिलेगा। समझ गया। तो यही होता है और यही हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है। हर एक ऑर्बिट में एनर्जी, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा, पांचवा, ऐसे 1000 करोड़ ऑर्बिट बन सकते हैं। समझ रहे हैं। जहाँ पे हमारा n+ जाएगा और जहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी, वो जीरो एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी कहलाती है। यही बातें हैं जो हमारा मतलब हमने पढ़ रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। समझ गया। चलो अभी हम आगे देखते गाइस, हमारा मतलब अब हम समझेंगे किस तरीके से हमारा ये आयोनाइज्ड एटम कहलाएगा। क्योंकि यार इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन हमारा निकलते जाएगा बाहर, तो एक टाइम पे हमारा इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएगा हमारे ऑर्बिट से, और फिर हमारा एटम और मतलब आयोनाइज हो जाएगा। जैसे कि मान लो सोडियम है, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ये Na+ बन जाएगा, आयोनाइज हो गया हमारा एटम, है ना। ऐसे आयोनाइज होता है। तो यार ये एक्साइटेशन एनर्जी क्या कहलाती है? अगर मान लो हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी लेता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। अगर मान लो मैं ऐसे, हमारे पास एक कुछ चीज़ें हैं और यहाँ से अगर मान लो सपोज दैट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो कि ये मेरा ग्राउंड स्टेट है और अगर मान लो मेरा ये एक्साइटेड स्टेट है, सपोज दैट। हाँ चलो, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को मैं इस स्टेट में लेके आता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ इस इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा? कितनी एनर्जी मुझे लगी? जितनी एनर्जी मुझे लगेगी उतना ही हमारा वही एनर्जी कहलाएगी एक्साइटेशन एनर्जी। मतलब कि यार किसी इलेक्ट्रॉन को अगर ग्राउंड स्टेट से अगर हम लोग एक्साइटेड स्टेट में लेकर के आते हैं, एक्साइटेड स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी होती है, ग्राउंड स्टेट कम एनर्जी वाला चीज़ होता है। यानी कि यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये पहला n=1 मेरा ग्राउंड स्टेट है, क्योंकि सबसे कम एनर्जी इसके पास है। और एज कम्पेयर टू E1 एंड E2 इज द एक्साइटेड स्टेट एंड E1 इज द ग्राउंड स्टेट, बिकॉज इसके पास कम एनर्जी है और -3.4 ज़्यादा होता है -13.6 से। माइनस साइन है, ध्यान रखना यार, माइनस है, -13.6 बहुत कम वैल्यू है और -3.4 बहुत ज़्यादा वैल्यू है। फिर इससे भी ज़्यादा -1.1 होता है। ऐसे सबसे ज़्यादा जीरो वैल्यू कहलाती है, माइनस है ना इसके लिए। तो ग्राउंड स्टेट से अगर एक्साइटेड स्टेट में आना है तो हमारी जो वैल्यू होती है वो हमेशा, जो भी एनर्जी हमें लगती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से एक्साइटेड में लाने के लिए, वही हमारा एक्साइटेशन स्टेट कहलाता है या एनर्जी। अगर मान लो मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन में अगर मान लो मुझे पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी लेकर के जानी है, तो पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है बताओ जरा यार। पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी थी? -13.6 थी। दूसरे ऑर्बिट में कितनी थी? मुझे 3.4 थी माइनस के साथ। अब ज़्यादा किस में बताओ जरा? ज़्यादा ये है ना, तो ज़्यादा में से छोटे वाले को माइनस कर दूंगा, ज़्यादा में से छोटे वाले को देखो माइनस कर दिया है, तो दोनों में माइनस। ये क्या बनेगा? -3.4 माइनस प्लस 13.6 ऐड करो इसको, इतना एनर्जी लगेगा मुझे। मतलब यार मुझे अगर हाइड्रोजन में मान लो मेरे पास एक ये ऑर्बिट है और ये दूसरा ऑर्बिट है, कितने भी ऑर्बिट होते हैं किसी में भी, ये इलेक्ट्रॉन है और इसको मुझे इसमें लेके आना है। मतलब मेरा ये ग्राउंड स्टेट है और इस ग्राउंड स्टेट से मुझे एक्साइटेड स्टेट में लेके आना है अगर मुझे हाइड्रोजन को, ठीक है। अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ गया। अब आप बोलोगे यार कि सर आपने अभी हमको बताया था कि जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो तो हमारा एक्साइटेड स्टेट होना चाहिए, और बाहर वाला जो होता है उसमें कम एनर्जी होती है, मतलब वो हमारा ग्राउंड स्टेट होना चाहिए। तो मैं अभी भी वही कह रहा हूँ ना। आप देखो ना जरा यहाँ से, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ, हाइड्रोजन की बात करूँ, रियलिटी में क्या होता है? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, और इसके बाहर एक भी इलेक्ट्रॉन होते नहीं, एक भी ऑर्बिट होता नहीं। तो मैंने ऐसे ऑर्बिट बना दिया एक। अब ये ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मतलब ये कौन सा ऑर्बिट है? ये ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। इसके पास कोई एनर्जी नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो मतलब ग्राउंड स्टेट है ना। और इसके पास क्या है? ये क्या है बताओ जरा अभी, ये क्या है? ये बताओ क्या है? ये एक्साइटेड स्टेट है। इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। समझ गया अच्छे से। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रॉन को अब लेकर के आऊंगा यहाँ बाहर, जिसके पास कोई एनर्जी नहीं है, जहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन अब एक्साइट होके आने वाला है,
एक्साइट मतलब इंथुजियास्टिक बनना, खुश हो जाना, सरप्राइज मिलेगा उसे। तो इलेक्ट्रॉन हमारा खुश होकर के और निकल के कूद के यहाँ पे जंप करके बाहर आएगा, तो ये मेरा बन जाएगा एक्साइटेड स्टेट और अंदर वाला ग्राउंड स्टेट। यानी मेरा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गया मेरा इलेक्ट्रॉन। और जब मेरा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गया, कितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ी फॉर दी इन केस ऑफ हाइड्रोजन? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मुझे एनर्जी देनी पड़ी, क्योंकि ये फिक्स होता है, ये वैल्यू फिक्स होती है, ये करेक्ट है। कितना एनर्जी होता है? En = -13.6 Z² अपॉन n का स्क्वायर। यही इतनी ही एनर्जी हर ऑर्बिट में होती है। अगर आप पहले के लिए चेक करो, यहाँ 1 डाल दो, दूसरे के लिए तो यहाँ पे 2 डाल दो, ऐसे करते जाओ, सभी ऑर्बिट की आपको एनर्जी मिलती जाएगी, जो कि यहाँ लिख रखी, चाहे तो आप इसे याद कर लो, एक ही बात होगी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? किसी भी ऑर्बिट की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, ये आपको समझना है। जो भी आयोनाइजेशन एनर्जी जिसकी भी रहेगी, जितनी भी, वो आपको चीज समझ के रखनी है। तो जो यार आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ना किसी भी एटम की, वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कहलाती है, जो कि रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से निकालने के लिए, ठीक है, या फिर उसे फ्री करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास एक अंदर इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को, ये मेरा अभी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ है? ग्राउंड स्टेट में है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल के एक्साइटेड स्टेट में लेकर के आ रहा हूँ। समझ गया ना? मतलब बाहर वाला स्टेट मेरा एक्साइटेड स्टेट है। तो अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके एक्साइटेड स्टेट में लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो यह इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से भी मैं इसमें कितनी एनर्जी दूँ, ये इलेक्ट्रॉन मेरा फ्री हो जाए, मेरा इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो जाए, तो बस जितनी एनर्जी मैं यहाँ पे दूंगा ना, वही मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। क्लियर? तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम, हिंदी में क्या कहेंगे मिनिमम को? कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, जिससे कि इलेक्ट्रॉन हमारा ग्राउंड स्टेट से फ्री हो जाए। ये हमारा ग्राउंड स्टेट था, यहाँ से हमारी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? फ्री हो जाए। समझ गया? मतलब ये हमारा ग्राउंड स्टेट था अंदर वाला, और बाहर वाला एक्साइटेड है, वहां से हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए। समझ गया? तो यही हमारा कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ गया अच्छे से? यही बातें बस आपको ध्यान रखनी है और कुछ नहीं, इतना आसान सा था। ओके, चलो, तो बस यही सारी चीजें हैं और कुछ नहीं समझना है। बस इतना ध्यान रखना कि जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होता है, अब आपको यहाँ पे बस मैं एक और अच्छी चीजें बताता हूँ, आपका यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, अंदर वाला ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, बाहर वाले ऑर्बिट की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, मतलब सबसे कम रहती है, और अंदर वाले की सबसे ज्यादा होती है। अब देखो, अगर मान लो ये मेरा ऑर्बिट है, तो इसकी जो एनर्जी रहेगी सबसे ज्यादा रहेगी, इसकी एनर्जी कम रहेगी, ठीक है, इसकी एनर्जी मेरी और कम रहेगी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। अब और अच्छे से आपको बताता हूँ, मान लो अगर मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सी स्टेट में रहेगा? मेरा ये ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि सबसे कम एनर्जी यहीं पर है, ये मेरा ग्राउंड स्टेट होगा। फिर कौन सा मेरा एक्साइटेड स्टेट होगा? तो एक्साइटेड स्टेट मेरा अंदर वाला होगा। अंदर अगर मेरा एनर्जी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन मेरा अंदर जाता है, तो वो मेरा एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। मतलब यार जो बाहर इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी जानते हो कितनी है? -13.6 है। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन और अंदर गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सेकंड ऑर्बिट में आ गया, तो मतलब ये मेरा कितना होगा? 3.4 माइनस के साथ। ये पहला ऑर्बिट होगा, ये सेकंड ऑर्बिट होगा। ऐसे थर्ड ऑर्बिट में और इलेक्ट्रॉन को अंदर लेके आओ, तो कितना होगा? तो फिर यहाँ पे हमने देख लो कितना है? -1.51 है। ऐसे और अंदर जाओ, -0.85 होगा, और अंदर जाओ -0.5, ऐसा इनफाइनाइट तक जाओ, 0 होगा। अब जितना बड़ा ऑर्बिट उतना इनफाइनाइट बनेगा। समझ गया? तो यही कॉन्सेप्ट है, बस इसको समझना है। समझ गया? यही बात आपको अभी तक मैं बताते फिर रहा हूँ, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे बोला, ये मेरा बाहर वाला क्या है? ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। ये क्या था? मेरा अंदर वाला स्टेट था, जो भी स्टेट था। तो यहाँ से मैंने बाहर जो ये इलेक्ट्रॉन को लेके आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये मेरा ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अब इस ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को मुझे निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगी, वही मेरा एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। अब वो बाद की बात है कि अंदर वाले से बाहर वाले में मेरा एनर्जी आई, वो बात की बात है। एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया, वो बात की बात है। अंदर वाला हमेशा एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा, बाहर वाला हमेशा ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। अंदर वाला एक्साइटेड, जहां एनर्जी ज्यादा होती है, बाहर वाला ग्राउंड, जहां एनर्जी कम होती है। समझ गया अच्छे से? समझ गया अच्छे से? तो एक्साइटेड से ग्राउंड में आना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ग्राउंड से एक्साइटेड में जाना ये बहुत आसान होता है। तो ग्राउंड से एक्साइटेड में जाने के लिए कितना एनर्जी लगा, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ग्राउंड से एक्साइटेड में आने के लिए कितना एनर्जी लगा, वो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। और यहाँ पे क्या है? एक्साइटेशन एनर्जी क्या कहलाती है? अब देखो, मान लो ये हमारे ऑर्बिट है, अंदर वाला ऑर्बिट, देखो मान लो ये अंदर वाला ऑर्बिट है, ये बाहर वाला ऑर्बिट है। इस इलेक्ट्रॉन को या बाहर वाले में कम एनर्जी, मतलब ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट से अंदर वाले में यानी कि एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए कितना एनर्जी लगेगा,
वही एनर्जी मेरी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, यानी कि मेरा एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगी। अब क्लियर कॉन्सेप्ट, अब क्लियर, मतलब मेरा अंदर वाला एक्साइटेड स्टेट, बाहर वाला मेरा ग्राउंड स्टेट। समझ गया अच्छे से? अब कोई कंफ्यूजन? अंदर वाला एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा एनर्जी, बाहर वाले में कम एनर्जी। समझ गया? बाहर वाले में कम एनर्जी होती है जो कि ग्राउंड स्टेट कहलाता है। ग्राउंड स्टेट से जो भी एक्साइटेड स्टेट में लेके आओगे किसी भी इलेक्ट्रॉन को, तो जो भी हमको एनर्जी लगेगी वो एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगी। ग्राउंड स्टेट से एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए जो भी एनर्जी लगती है एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं उसे। समझ गया अच्छे से? यही बात आपको समझनी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आयोनाइजेशन क्या होता है? आयोनाइजेशन कि अगर मान लो पहले से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, हमारा ग्राउंड स्टेट में है, और वहां से अगर मैं कुछ एनर्जी ऐसा दूं जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल जाए एकदम, मतलब एक्साइटेड में ना जाने पाए, वो बाहर ही पहले से निकल जाए, तो वो एनर्जी मेरी कौन सी कहलाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। समझ गया अच्छे से? बस यही बात है और कुछ नहीं है। ठीक है नाउ, अब हम आगे बढ़ते थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब हम देखो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि थर्ड पोस्टुलेट, अब यहाँ पे आपको उसी को समझना है कि मान लो अगर मेरे पास ये मेरा ऑर्बिट है, ये मेरा पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये ऐसे तीसरा ऑर्बिट। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ध्यान दो। ये देखो, अब ये बाहर वाला मेरा ग्राउंड स्टेट है जिसे कि मैं कहूंगा EN। अंदर वाला मेरा क्या है, मतलब एक्साइटेड स्टेट जिसे मैं कहूंगा EM। मतलब E क्यों लिख रहा हूं? एनर्जी, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी और ये एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी। अगर मुझे मान लो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को अंदर देना है तो वो मेरा क्या कहलाएगा? वो मेरा एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगी। अगर मान लो मेरा पहले से ही इलेक्ट्रॉन बाहर है, उसको बाहर निकाल देना है, फ्री कर देना है, तो मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, जितनी एनर्जी मैं दूंगा। लेकिन अब देखो अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो जंप करते हैं किसी एक mth ऑर्बिट से लेके nth ऑर्बिट में, है ना। ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये यहाँ से अंदर जाते हैं, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन हमारे आते जाते हैं। तो जो भी हमारा जिस भी ऑर्बिट से हमारा इलेक्ट्रॉन चलेगा उसमें ज्यादा एनर्जी होगी, और जिसमें से अब जाएगा उसमें कम एनर्जी, यानी कि हमेशा ऑर्बिट ज्यादा एनर्जी वाले से कम एनर्जी वाले में जाता है। ये बात आपको समझना है, मतलब अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट ऐसा इन्होंने कहा। अब ये बोर ने बोला है ऐसा, ठीक है। ये बात आपको समझनी है कि जो भी हमारा पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में हमारा एनर्जी जाती है या इलेक्ट्रॉन जाता है, तो वो हमेशा ज्यादा वाले से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में ही हमारा इलेक्ट्रॉन मोस्टली जाता है। ये बताया आपको, समझ के रखनी है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, जो भी डिफरेंस होगा ना, वो हमारा कहलाएगा एनर्जी ऑफ द फोटोन। हमने देखा था ना कैसा डिफरेंस आएगा स्टार्टिंग में। और फोटोन की एनर्जी h म्यू होती है, इसीलिए हमने लिख दिया EM माइनस EH म्यू। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, देखो आपको कैसा यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी को देखो सॉल्व करूंगा। अभी मुझे क्या मिला, h म्यू इक्वल टू EM माइनस EN। अभी मैंने एनर्जी सॉल्व किया, देखो यही फॉर्मूला आया था ना। अब मैं यहाँ पे m के जगह में m ले लूंगा, n के जगह में n ले लूंगा। आपकी बुक में इसके बाद एटली आंसर दे दिया है, लेकिन मैं उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे ये माइनस माइनस करके यहाँ पे प्लस कर दूंगा। ये यहाँ पे n, ध्यान देना यहाँ पे m है। फिर क्या करूंगा, यहाँ से अभी देखो मैं कॉमन लेने जा रहा हूँ। ये m मत लो यहाँ पे, ये सिर्फ बाकी का सब कॉमन ले लो, ये सब इतना बाहर ले लो, और यहाँ पे माइनस m बचेगा, और यहाँ पे प्लस 1/n स्क्वायर, ये n स्क्वायर, और यहाँ पे m स्क्वायर, यहाँ पे इतना बच जाएगा। समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, अभी बाकी चीजें बाहर निकल गई, और यहाँ पे क्या बचा, अभी देखो ये पहले 1/n स्क्वायर प्लस में तो पहले लिख दिया, और माइनस वाले को बाद में लिख दिया। देखो यहाँ पे बाद में लिख दिया माइनस 1/m स्क्वायर को, ऐसे कर दिया ना। अब यहाँ पे h म्यू है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, इधर भगा है, देखो यहाँ पे h क्यूब बन गया, ये h स्क्वायर था, तो नीचे करूंगा ना उसको आएगा। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला हमारा फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है। हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्पीड अपॉन यहाँ पे वेवलेंथ। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह में क्या लिखता हूँ, c अपॉन वेवलेंथ, लेकिन मैंने इस c को भगा दिया नीचे, यहाँ पे सिर्फ लिख दिया 1। समझ गया, यही आपकी बुक में लिखा होगा, यहाँ पे c आ गया, और ये हमको मिल गया लैम्बडा की वैल्यू, यानी 1 वेवलेंथ। यानी जब इलेक्ट्रॉन यार मूव करते हैं तो वो कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी प्रोड्यूस करती हैं, और उनकी जो भी एनर्जी होती है वो ये होती है। लेकिन इसको मैं और अच्छे से आगे सॉल्व करूंगा। अब आपको यहाँ पे रिलेशन मिलेगा, जो भी हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इतना, ये जो भी दुनिया भर का लिखा हुआ है, ये सब कांस्टेंट है। ये सब क्या है, कांस्टेंट है। और इसी कांस्टेंट को भाई हमारे जो मतलब जो हमारे बोर थे, वो बोहर ने सिर्फ यहीं तक सॉल्व कर दिया था। इसके बाद रिडबर्ग नाम के साइंटिस्ट आए, जिनका नाम ज़्यादा चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इस वैल्यू को उन्होंने क्या बताया, इस पूरी वैल्यू को उन्होंने R का नाम दिया। क्या नाम दिया, R। और Z को साइड में रख दिया, इस Z को छोड़ करके बाकी सब ME(e⁴ 8C ε0h, ये जो भी है ना, इस सबको उन्होंने क्या कहा, R बोला, R, जिसे हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। और Z स्क्वायर को वैसे रख दो, बाकी अंदर N और M है ही।
मतलब m से n में हमारी इलेक्ट्रॉन जा रही है, वही दिखाता है ये, ठीक है। m ऑर्बिट से n ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है। RH क्या है हमारा, रिडबर्ग कांस्टेंट, ये है। यहाँ पे सारी वैल्यू सॉल्व करोगे इतना वैल्यू आएगी, दिस इज कॉल्ड एज रिडबर्ग कांस्टेंट। और इस इक्वेशन को भी रिडबर्ग इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि हमारे सिर्फ बोर ने यहाँ तक छोड़ दिया था, इसके बाद इन्होंने इसको अपना नाम दिया रिडबर्ग कांस्टेंट, और यहाँ पे इन्होंने इसकी वैल्यू फाइंड कर दी। और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन के लिए अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे 1 रखना है, बस आपको जेड के जगह में 1 रखना है, जेड के जगह में 1 रखना है, और कुछ नहीं। अगर हाइड्रोजन के लिए चेक नहीं कर रहे हो तो जो भी जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा यहाँ पे वो डालना, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक है, समझ गया अच्छे से। तो बस इतना ही है। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे ना, आपको 100% समझेगा। अब मैं आपको एट द एंड फाइनल लेके चलता हूँ, फाइनल जो कि आज का हमारा सेशन होगा, ये लिमिटेशन ऑफ द बोर मॉडल। लिमिटेशन ऑफ द बोर मॉडल मतलब यार हमारे बोर ने भी बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझाया। जो लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन की, उसको इन्होंने नहीं समझाया। इन्होंने सिर्फ क्या बताया कि इसमें कितनी एनर्जी है, इसमें कितनी एनर्जी होगी, इसमें कितनी एनर्जी होगी, इसमें कितनी एनर्जी होगी, इतना ही बताया। ये पहला लिमिटेशन। दूसरी बात क्या है, इन्होंने ना जिसकी भी इंटेंसिटी होती है इमिशन ऑफ द लाइट्स की, ये हमारी बहुत डिफर करती है, ऐसा इसका कोई एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया। सभी की इंटेंसिटी अपनी अपनी होती है, इन्होंने सिर्फ क्या बताया, इसमें इतनी एनर्जी है, उसमें उतनी एनर्जी, बस खत्म। दूसरी बात, कोई भी चीज़ों की इन्होंने थियोरटिकली चीज़ कोई दी ही नहीं। आपने देखा रहेगा आपकी बुक में कितना पका दिया है, किसी भी चीज़ की थियोरी तो दो यार, प्रैक्टिकल तुमने समझा दिया ठीक है, लेकिन थियोरी इन्होंने किसी की नहीं दी। बस इन्होंने अजम्पशन 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 कर दिया, अज्यूम किया है सब कुछ इन्होंने, जो भी है हम पढ़ रहे हैं ये अज्यूम है। हालांकि अब तक अगर हमने जो भी प्रैक्टिकल में अप्लाई किया सब करेक्ट ही आया है, इसीलिए हम बोर मॉडल को मानते हैं। तो इनके मॉडल में ना सिर्फ प्रैक्टिकल था, ठीक है, और अज्यूम करके सब इन्होंने कर दिया। जैसे कि हमारे आइंस्टाइन ने एक का भी प्रैक्टिकल नहीं दिया, सबको अज्यूम करके थियोरी दी है, वैसे ही बोर ने भी किया है, सबको अज्यूम करके थियोरी दे दी है, किसी का प्रैक्टिकल नहीं दिया। तो थियोरटिकल बेसिस के में कभी कभी इन्होंने थियोरटिकल बेसिस में अजम्पशन ही किया है हर वक्त, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के रखनी, ये भी इनका एक क्या है, लिमिटेशन। तो ये 3 लिमिटेशन बोर मॉडल की हमेशा याद रखना, ठीक है। फिर अब आते हैं यहाँ पे डी ब्रॉगली में, इन बस बहुत छोटा है ये वाला। हमारे बोर ने क्या किया था यार, जानते हो, बोर ने बोला कि यार हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल ही है, और पार्टिकल रिवॉल्व करता है, जबकि और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रिलीज करता है, ये भी आपको ध्यान देना है अच्छे से, है ना। तो ऐसा हमारे जो बोर थे उन्होंने कुछ नहीं बताया कि ये हमारा मतलब वेव रिलीज करेगा कि नहीं करेगा। इन्होंने सिर्फ कहा कि इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल और पार्टिकल के फॉर्म में रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन हमारे डी ब्रॉगली ने बोला कि यार जो हमारा लाइट होती है, लाइट के 2 नेचर होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की लाइट की बात करूं तो लाइट के 2 नेचर, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर, है ना। तो उस हिसाब से अगर आपकी थियोरी करेक्ट है तो मैं आपकी थियोरी को प्रूव करता हूं। आपका सेकंड पोस्टुलेट था h/2π, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ द बोर 2π था, जो कि अगर n हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट है, क्वांटम नंबर जिसे हम कहते हैं, इसी की स्टडी को क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। h/2π एनर्जी के हिसाब से हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता है पूरे ऑर्बिट में, ये तो पार्टिकल नेचर हो गया। लेकिन डी ब्रॉगली ने क्या किया था, 14वें चैप्टर में हमने पढ़ा था, क्या बोला था उन्होंने कि यार हर एक लाइट को वेव नेचर भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करता है तो उसका वेव नेचर भी होगा, पार्टिकल नेचर ठीक है ये, बट उसका वेव नेचर भी होगा, भले वो दोनों एनर्जी एकदम पसेस करें। फॉर एग्जाम्पल हमने सुपर पोजिशन ऑफ द वेव में भी पढ़ा है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करते करते ही वो वेव बनाते हैं। तो पार्टिकल भी है और वेव भी है, यानी कि हमारा स्टेशनरी वेव है, स्टैंडिंग वेव जिसे हम कहते हैं, है ना। तो डी ब्रॉगली ने यही बात बोली कि ईच एंड एवरी मटेरियल जो पार्टिकल होता है उसके साथ वेव भी एसोसिएटेड है। मतलब यार अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और राउंड राउंड घूम रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास वेव नहीं है। अगर मान लो चलो स्टैंडिंग वेव की बात करूं, यानी कि स्टेशनरी वेव जो हमारे चैप्टर नंबर 6 सुपर पोजिशन ऑफ द वेव चैप्टर में पढ़ा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा ऊपर नीचे वाइब्रेट होता है, अगर कोई पार्टिकल वाइब्रेट होता है तो उसके अगल बगल ऐसे ऐसे क्या निकलता है, वेव का मोशन होता है। यानी पार्टिकल है तो वेव तो है ही है, ऐसा हमारे डी ब्रॉगली ने बोला, जो कि हमारे बोर ने नहीं बताया था। लेकिन जो बोर ने ये h/2π दिया ना, ये परफेक्ट था, आंसर करेक्ट था। अब इसी चीज को डी ब्रॉगली बोलेंगे कि तुमने जो बोला बोर भाई सही है, लेकिन ये पार्टिकल के लिए है, अगर वेव के लिए भी यही आ जाए तो तुम एकदम परफेक्ट हो। तो हमारे यहाँ पे डी ब्रॉगली आए, इन्होंने कहा कि वेव एसोसिएटेड होता है सभी मटेरियल पार्टिकल में, और फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग वेव हमने देखा कि किस तरीके से हमारा पार्टिकल अगर ऊपर नीचे SHM परफॉर्म करता है तो यहाँ पे वेव का मोशन बनता है, हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे डी ब्रॉगली ने ऐसे बताया, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसा हमारे पार्टिकल नेचर है। लेकिन इसके अगल बगल ऐसे ऐसे वेव भी क्रिएट होगी, ऐसे ऐसे अगर वेव भी ऐसे क्रिएट होगी, जो कि एक स्टैंडिंग वेव है। समझ गया ना, इतना आपको समझना है।
तो वो वेव कितना ट्रेवल करेगा, जितना हमारा सरकमफरेंस होगा 2πr, और कितना वेवलेंथ होगा, जितना हमारा मतलब ऑर्बिट नंबर, और लैम्बडा n हमारा वेवलेंथ कहलाएगा। जितना वेवलेंथ उतना ही हमारा सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो सरकमफरेंस में कौन घूमेगा, सरकमफरेंस में पार्टिकल घूमेगा, और ये जो वेवलेंथ है इसमें कौन घूमेगा, ये वेव घूमेगा। मतलब वेव का वेवलेंथ हो गया जो कि लैम्बडा n है, और 2πr पार्टिकल का टोटल पाथ हो गया। जितना पार्टिकल घूमेगा उतना वेवलेंथ रहेगा, क्योंकि पार्टिकल ही वेव निकाल रहा है, क्योंकि हर एक पार्टिकल मैटर के पास वेव एसोसिएटेड होता है। समझ गया ना। तो यही बातें हैं, मतलब कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली जितना हमारा पार्टिकल ट्रेवल करेगा उतना ही वेव निकलेगा। और n हमको तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि n तो नंबर ऑफ ऑर्बिट दिखाता है। अब यहाँ से लैम्बडा n की वैल्यू निकाल ली, 2πrn/n मिल गया, वेयर n इज द नंबर ऑफ या क्वांटम नंबर यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट। समझ गया। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के हिसाब से। अब हमने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा है, इसलिए बोलता हूँ चैप्टर नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट था, लास्ट का पार्ट। चैप्टर नंबर 14 में हमने क्या पढ़ा डी ब्रॉगली वेवलेंथ में, कि लैम्बडा n इक्वल टू h/pn, वेयर pn इज द मोमेंटम। ऐसा हमारे डी ब्रॉगली ने बताया था, हमने इसको प्रूफ भी किया था चैप्टर नंबर 14, इसके पहले वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ लिया हमने सब कुछ। और मोमेंटम क्या होता है, mvn, h/mvn। तो ये जो यहाँ पे h/pn दिया हुआ है ना, इसको हम अगर लैम्बडा से इससे अगर रिलेट करें तो क्या मिलेगा, तो 2πrn/h/pn बन जाएगा। देखो यहाँ पे करके दिया है आपको, देखो यहाँ पे करके दिया है। तो लैम्बडा n इक्वल टू यहाँ पे h/pn, और दूसरा लैम्बडा n इक्वल टू 2πrn/n। देखो यही सॉल्व किया ना, पहला इधर है और दूसरा इधर है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये होता है, और अकॉर्डिंग टू दिस बोर मॉडल हमारे डी ब्रॉगली ने इस चीज को दिया, जबकि इसको बोर को दे देना चाहिए था। सोचो कितना मेहनत करके बोर यहाँ तक पहुंचे, और खुद उन्होंने इतनी छोटी चीज इन्होंने नहीं बताई। अगर बता दीजिए तो दुनिया में इनका कितना नाम होता, डी ब्रॉगली आता ही नहीं। ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने यही चीज बताई जो कि बोर ने ही सॉल्व सब कुछ कर दिया था, लेकिन बताया नहीं था। ठीक है, तो अभी इन दोनों को इन्होंने इक्वेट कर दिया डी ब्रॉगली ने, और देखो इनको इक्वेट करोगे ये मिलेगा, है ना। लैम्बडा n आपको मान लो इक्वल है, तो ये दोनों आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप pn की वैल्यू निकाल लो, pn की वैल्यू निकालोगे hn इधर जाएगा, देखो hn, और ये 2πrn नीचे आ जाएगा, और pn आपको मिल जाएगा। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, कर लोगे ना। ये कैसे आया, इतना छोटा सा है। ठीक है, तो ये मोमेंटम आपको मिल जाएगा, दिस इज द मोमेंटम। समझ गया। अब देखो ये आपका pn जो है ये मोमेंटम है आपका, लेकिन यार अगर हमारा मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे से घूम रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये एंगुलर मोमेंटम कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम कर रहा है ना ये। तो अब आपको समझ के रखना है, अच्छे से ध्यान देना अच्छे से। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की यहाँ पे बात करूं तो क्या होगा, PRN होगा, P के साथ R को मल्टीप्लाई करो, वेयर P की वैल्यू क्या है, M E और VN है, और R क्या है, RN। यही है ना एंगुलर मोमेंटम, जिसे हमारे बोर ने बताया था, है ना। और अगर मैं इस PRN जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मैं इसकी वैल्यू को अभी अगर मैं पुट करूं तो मुझे क्या आंसर आएगा। अब आपको दिखाता हूँ कैसे पुट करोगे, देखो आपको कैसे निकालोगे इस चीज को। ये जो प्रूफ करने बोला है, जो इन्होंने प्रूफ करने बोला, देखो कैसे निकालोगे। यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, इस वैल्यू में आपको पुट करना है। ठीक है, ln इक्वल टू PNRN दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम है ना। Pn की वैल्यू कितनी मिली, ये मिली है HN/2πRN, और ऊपर Rn है, RN कैंसल, H यहाँ पे आ गया, और N/2π, यही मिला ना, ये हमारा ln हो गया। दिस इज द वेव पार्टिकल, यही वेव का है ना। और देखो जरा, यही ना हमारा जो एंगुलर मोमेंटम, ये वेव का है ना, ये वेव का है, वेव का है ना। देखो यही मिला हमको वेव का, और यही चीज सेकंड पोस्टुलेट में हमारे बोर ने भी दिया था, जो कि पार्टिकल नेचर के लिए था। तो पार्टिकल नेचर में भी जो एनर्जी घूमती है वो h/2π कितनी घूमती है, और जो हमारे वेव में है उतनी ही घूमती है। दिस इज द प्रूफ गिवन बाय डी ब्रॉगली, और यही प्रूफ करता है कि डी ब्रॉगली ने सिर्फ पार्टिकल के बारे में बताया था, ना कि उन्होंने वेव के बारे में बोला, जबकि उनके ही थियरी से वेव भी प्रूफ होता है। समझ गए, क्योंकि उन्होंने सेकंड पोस्टुलेट दिया था h/2π के बराबर एनर्जी स्टोर करता है अगर कोई इलेक्ट्रॉन यानी कि पार्टिकल हमारा घूमता है किसी भी एटम के अगल बगल। तो सिर्फ h/2π ही स्टोर नहीं करता है, वो इतना ही स्टोर करता है मतलब, बट ये पार्टिकल नेचर उन्होंने बताया था। लेकिन डी ब्रॉगली ने उसे कह दिया कि तुम्हारा ये जो है ये वेव को भी सेटिस्फाई करता है, यानी कि जो हमारा पार्टिकल है वो वेव नेचर भी फॉलो करता है। लेकिन बोर ने बोला कि वो वेव नेचर फॉलो नहीं करता है। तो डी ब्रॉगली ने उनके ही थियरी से प्रूफ कर दिया कि देखो तुम्हारा ही सेटिस्फाई कर रहा है वेव नेचर को, वेव भी फॉलो करता है। समझ गया, यही बात थी और कुछ नहीं, बस इतना हमको समझ के रखना है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो माइडियर मिलेंगे ऐसे अगले वाले वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मजा आया पढ़ने में। कम से कम 2 बार आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, 2 बार नहीं देखोगे तो सोच लो कि ये कॉन्सेप्ट को समझेगा नहीं। मैं बोल रहा हूँ है बहुत आसान, बस बड़े बड़े जेड एन एप्सिलॉन ये सब बड़ी बड़ी चीजें हैं, वही आपको याद करनी है और कुछ नहीं करना है। रेडियस याद कर लो, वेलोसिटी याद कर लो, एनर्जी कितनी याद कर लो, और h/2π का जो है ये लास्ट का याद कर लो। बस 4 चीजें ही तो पढ़नी है और कुछ नहीं है, बस थोड़ा निकालने में बड़ा बड़ा है और कुछ नहीं।
ठीक है, तो आप अगर चाहो तो यहाँ पे फॉलो कर लो, और अगर चाहो तो यहाँ से कोई इंक्वायरी पूछ लो, और चाहो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ से नोट्स ले लो। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।